Right. So we're talking about Tajik yogas, and we were discussing those yogas which are relevant for horary astrology. तो उसी की हमने शुरुआत की थी, तो हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि कौन से योगा हैं और वो कैसे बनते हैं फॉर आवर horary astrology. ताजिक एस्पेक्ट हमने देखा था पहले, बिकॉज ये जो एस्पेक्ट है ताजिक एस्पेक्ट, ये दूसरे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं प्लानिटरी एस्पेक्ट, उनसे बिल्कुल अलग है। और ताजिक में बहुत सारे योग हैं जो कि हम जब वर्षफल पढ़ेंगे, एनुअल हॉरोस्कोपी पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम सिर्फ जो दो योग हैं जिसको हम इत्साल और इशराफ योग कहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि जिनका कि हम इस्तेमाल हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो जहाँ तक ताजिक एस्पेक्ट का सवाल है, यहाँ पर जो एस्पेक्ट उस टाइप से नहीं होता कि एक प्लैनेट 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है या 4th को करता है या 9th को करता है, उस हिसाब से नहीं होता। यहाँ पर जो एस्पेक्ट हैं, अगर दो प्लैनेट एक दूसरे से 3rd, 5th, 9th या 11th पोजीशन में है, 3rd, 5th, 9th या 11th पोजीशन में है, तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड एस्पेक्ट उनका जो है वो हम फ्रेंडली एस्पेक्ट मानेंगे, एक दूसरे का फ्रेंडली एस्पेक्ट है। और अगर प्लैनेट एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 पोजीशन में होते हैं, तो जो एस्पेक्ट तो है, बट जो एस्पेक्ट है वो एनिमिकल है, एनिमी एस्पेक्ट है एक दूसरे के ऊपर जो है। और बाकी पोजीशन में कोई एक दूसरे को एस्पेक्ट नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो 1, 4, 7, 10 हो जब एस्पेक्ट होगा एक दूसरे से, या 3, 5, 9, 11 पोजीशन में होंगे एक दूसरे से जब वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगे। बाकी पोजीशन के प्लैनेट एक दूसरे को एस्पेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो पराशर सिस्टम में एस्पेक्ट है, वी डोंट कंसीडर द डिग्रीज कि दो प्लैनेट के बीच में कितना लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है। मान लीजिए कि मार्स 0 डिग्री का है और दूसरे हाउस में 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है, या तो मान लीजिए 28 डिग्री का है, तो हम लोग कभी डिग्री की बात नहीं की, हमने कहा कि वो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट वाज ए हाउस एस्पेक्ट। अब यहाँ क्योंकि हम प्लैनेटरी एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, तो जो दोनों का लॉन्गिट्यूड है उसको कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर प्लैनेट का एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। जैसे हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं देख सकते, हमारा एक एरिया है, तो उसी तरह से प्लैनेट का भी एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसको कि हम ऑर्ब ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं या दीप्तांश बोलते हैं। जैसे सन का है 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री इधर या उधर जो है सन एस्पेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर सामने अगर 15 डिग्री तक है उसके तो करेगा, अगर 15 डिग्री से ज्यादा है तो नहीं करेगा। ऐसे ही मून है, उसका जो दीप्तांश है वो 12 डिग्री है, मार्स का दीप्तांश 8 डिग्री है, मरकरी का दीप्तांश 7 डिग्री है, जुपिटर का दीप्तांश 9 डिग्री है, और वीनस 7 है, और सैटर्न जो है वो 9 डिग्री है। तो यहाँ पर हम दीप्तांश को बहुत एक उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर दीप्तांश के बाहर है तो प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं करेंगे, भले ही वो इन पोजीशन में क्यों ना हो। तो कहते हैं कि अगर दो प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, दो प्लैनेट की डिग्री का डिफरेंस, अगर उन दोनों प्लैनेट के जो दीप्तांश के एवरेज से अगर ज्यादा है, तो भी हम कहते हैं कि वो प्लैनेट एक दूसरे को एस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो एस्पेक्ट जब भी पॉसिबल होगा जब दोनों प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है या उनकी जो डिग्री का डिफरेंस है, वो उनके जो दीप्तांश के एवरेज के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम कहें कि मून और मार्स का हम एस्पेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो मून का दीप्तांश 12 है, इसका 8 डिग्री है, तो इसका एवरेज कितना हुआ 10 डिग्री। तो अगर मून और मार्स के डिग्री के बीच में अगर 10 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब फिर वो एस्पेक्ट उसको नहीं करेगा। तो इसलिए जो प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, दैट शुड बी विद इन द एवरेज ऑफ द ऑर्ब ऑफ दिस टू प्लैनेट, एवरेज ऑफ द दीप्तांश ऑफ द टू प्लैनेट्स। तो ये जब एवरेज उसमें होगा जब भी एस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो वो एस्पेक्ट
नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पर जब हम सर ये ऐसा हम मतलब इसी होरारी में ही क्यों देखते हैं हम, जो हम अपना वैसे करते हैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप वैसे देखते हैं, तो उसमें इसका उसमें भी देखते इम्पैक्ट नहीं हैं, आता? आजकल जो है उसमें भी देखते हैं, उसमें अच्छा। भी ये इम्पोर्टेंट। बट होररी में क्या है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने आया हमसे कोई, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हाँ। पूछने आया और पर्टिकुलर क्वेश्चन एक चीज के बारे में पूछा, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में। तो नेचुरली अगर हम उसमें भी देखेंगे, अगर नॉर्मल हॉरोस्कोप में, और देखते हैं लोग, जैसे अभी हम देखेंगे ताजिक में या जो वर्चुअल में बहुत सारे हम जो योग हैं या सहम हैं या और चीजें हैं, उनका उपयोग हम उसमें भी करेंगे, नॉर्मल केस में भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप उसको, ताजिक तो एक डिफरेंट पद्धति है, डिफरेंट सिस्टम है, जिसका कि बेसिकली जो यूज था वो उसमें था एनुअल होरोस्कोपी में। वो एनुअल होरोस्कोपी के लिए बना था, बट उन्होंने देखा कि हॉररी में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसमें से जो 15-16 योग होते हैं ताजिक सिस्टम में, उसमें से 2 योग हमने कंसिडर किए हॉररी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जिसका हम अच्छी तरह से यूज करके हम अपना उसकी हेल्प लेते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। तो इसमें जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो उनका जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस विच शुड बी विद इन द दीप्तांश, एवरेज ऑफ द दीप्तांश ऑफ द 2 प्लैनेट। सेकंड, वी हैव टू कंसीडर द स्पीड आल्सो, कि एक हम कहते हैं स्लो मूविंग, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। जब 2 प्लैनेट हम कंपेयर करते हैं तो एक स्लो मूविंग होगा, एक फास्ट मूविंग होगा। तो इसमें जो स्पीड है प्लैनेट की हम लोग देख चुके हैं, और वो भी जो इस पर्पस के लिए जो स्पीड है मून की फास्टेस्ट मूविंग है, उससे कम मरकरी की स्पीड है, उससे कम वीनस की है, उससे कम सन की है, उससे कम मार्स की है, उससे कम जुपिटर की है, उससे कम सैटर्न की है। तो अभी तो हमने देखा कि एस्पेक्ट 1 4 7 10 और 3 5 9 11 पोजीशन में जब 2 प्लैनेट होते हैं तब उनके बीच में एस्पेक्ट होता है। तो इस योग बनने के लिए जो कंडीशंस हैं, पहली चीज तो एक प्लैनेट शुड हैव अ म्यूचुअल ताजिक एस्पेक्ट, जो अभी हम लोगों ने देखा कि उनकी पोजीशन या तो 1 4 7 10 है या 3 5 9 11 पोजीशन है। सेकंड, हमने कहा कि उनका दिस शुड बी विद इन द दीप्तांश रेंज, इट मींस द difference in the longitude of these 2 planets should be within the average of the दीप्तांश of the 2 planet. थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फास्ट मूविंग प्लैनेट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट। फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होना चाहिए। फास्ट मूविंग प्लैनेट जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट के पीछे होना चाहिए। और चौथी कंडीशन है कि जो डिग्री है फास्ट मूविंग प्लैनेट की, वो स्लो मूविंग प्लैनेट की डिग्री से कम होनी चाहिए। 4 चीजें हुई, एक तो ताजिक एस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरा उनका जो डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का वो विद इन एवरेज ऑफ दीप्तांश होना चाहिए, तीसरा जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट, और चौथा यह है कि जो डिग्री है प्लैनेट की, फास्ट मूविंग प्लैनेट की, उसकी कम होनी चाहिए, और स्लो मूविंग प्लैनेट जो आगे है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। तो पर्पज यह है कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो स्लो मूविंग प्लैनेट को पकड़ रहा है, उसको जो है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये इत्साल योग है जिसको हम मुत्सिल योग भी कहते हैं। तो ये उसकी 4 कंडीशंस है, और ये योग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हॉररी एस्ट्रोलॉजी के लिए। और इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे भी अगर मान लीजिए आपका लॉर्ड ऑफ लग्ना है या लॉर्ड ऑफ द कार्येश या लॉर्ड ऑफ द कंसर्न हाउस प्लैनेट है, तो दोनों के बीच में अगर ये इत्साल योग बन रहा है तो दिस इज इंडिकेटिव ऑफ ए वेरी वेरी पॉजिटिव योगा, कि आपका काम इमीडिएटली हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन बहुत जरूरी हैं, चारों जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, जब भी ये इत्साल योग बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहला एस्पेक्ट होना चाहिए, दूसरा डिग्री जो है वो दीप्तांश रेंज में होनी चाहिए, तीसरा फास्ट मूविंग प्लैनेट शुड बी बिहाइंड द स्लो मूविंग प्लैनेट, जोडियक में फास्ट मूविंग प्लैनेट पीछे होना चाहिए और स्लो मूविंग प्लैनेट आगे होना चाहिए, और चौथा यह है कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री कम होनी चाहिए और जो आगे स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। और ये फास्ट और स्लो मूविंग प्लैनेट है, हम इस बेसिस पर डिसाइड करेंगे ये प्लैनेट की स्पीड है।
सर डिग्री से कैसे फर्क पड़ेगा? डिग्री मतलब व्हाट दिस से कि जो फास्ट मूविंग प्लैनेट पीछे है, जी इट शुड ट्राई टू अप्रोच दैट स्लो मूविंग प्लैनेट, उसके बिल्कुल एकदम डिग्री के नजदीक आना चाहिए। वो जब भी होगा जब उसकी डिग्री कम होगी पीछे वाले प्लैनेट की। ओके नाउ इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि फास्ट मूविंग प्लैनेट जी रेट्रोग्रेड है, मतलब इज गोइंग ऑन द बैक साइड, तो जो बेसिक हमारा पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि वो जो पकड़ने वाली बात थी या उसको अप्रोच करने वाली बात थी स्लो मूविंग प्लैनेट की तरफ, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो नेचुरली ये योगा नहीं बनेगा। फिर हम कहेंगे कि योग नहीं बन रहा है। अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, पीछे वाला प्लैनेट जो है अगर वो रेट्रोग्रेड है, तो ये योग नहीं बनेगा। अगर स्लो मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तब क्या होगा? तो फिर और जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि वो आगे वाला प्लैनेट जो है पीछे की तरफ ही जा रहा है और पीछे वाला आगे की तरफ जा रहा है, तो और जल्दी अप्रोच कर लेंगे एक दूसरे की तरफ जो है। तो इससे कहते हैं कि ये योग और भी स्ट्रांग हो जाता है। योग तो बनता ही है नॉर्मल केस में, बट ये योग और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर पीछे वाला प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तब ये योग नहीं बनेगा, बिकॉज जो पीछे वाला प्लैनेट है इट्स नॉट अप्रोचिंग टुवर्ड स्लो मूविंग प्लैनेट। सेकंड, अगर स्लो मूविंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, आगे वाला प्लैनेट अगर पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये योग और भी अच्छा जल्दी बन जाएगा, और भी हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। तीसरा कहा कि अगर ये प्लैनेट दोनों के दोनों रेट्रोग्रेड हैं, फास्ट मूविंग भी और स्लो मूविंग, तभी भी योग नहीं बनेगा। दूसरा कहा कि अगर दोनों कंबस्ट हैं या एक भी अगर कंबस्ट है, तो ये बहुत ही वीक योग बनेगा, या हम कहेंगे कि योग नहीं बनेगा, और उससे जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो ये ये भी चीजें हमें देखनी है कि कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं है, कोई वीक तो नहीं है, कोई कम्बस्ट तो नहीं है, कोई एफ्लिक्टेड तो नहीं है। अगर ये एफ्लिक्टेड है, वीक है, कम्बस्ट है, तो ये योग वीक हो जाता है, फिर हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते। फिर ये भी कहा कि अगर ये इत्साल बन रहा है विद लग्नेश, जो वर्ड इसकी जरूरत नहीं है, वर्सेस तो उसमें आएगा ना। ये जो इत्साल योग है तीन टाइप के हैं। ये जो इत्साल योग बनते हैं ये तीन टाइप के हैं। एक को कहते हैं पूर्ण इत्साल, एक को कहते हैं वर्तमान इत्साल, और एक को कहते हैं भविष्य इत्साल। तीन तरह के योग बनते हैं, पूर्ण इत्साल, वर्तमान इत्साल और भविष्य इत्साल योग। पूर्ण साल का मतलब ये होता है कि जब दोनों प्लैनेट के बीच का जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है इट इज लेस देन 1 डिग्री। दोनों प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है इट इज लेस देन 1 डिग्री, तब हम कहते हैं पूर्ण इत्साल है। वर्तमान इत्साल जो नॉर्मल कंडीशन है कि जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस जो है वो विद इन दीप्तांश रेंज होना चाहिए, तो वो नॉर्मल जो योग बनता है उसको हम वर्तमान इत्साल कहते हैं। और तीसरा ये है कि जो भविष्य इत्साल होता है कि दो प्लैनेट जो है वो दीप्तांश रेंज में तो हैं, मतलब उनके जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है दैट इज विद इन दीप्तांश रेंज, लेकिन एस्पेक्ट नहीं है, अभी ताजिक एस्पेक्ट उनका नहीं है। लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है दैट इज जस्ट एट द एंड ऑफ द साइन, 28 डिग्री है, 29 डिग्री है, उस टाइप से है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फास्ट मूविंग प्लैनेट, क्योंकि एंड ऑफ द साइन तो है ही है, तो आज तो इत्साल योग नहीं बन रहा, लेकिन बहुत जल्दी जो है जब ये नेक्स्ट साइन में मूव करेगा तब जो इत्साल योग बन जाएगा। तो इसलिए अब इसको जो कहते हैं कि भविष्य इत्साल योग, भविष्य इत्साल योग हम इसको बोलेंगे। और ये सब हमने देख ही लिया कि हम जो बेसिकली कंसिडर करते हैं कि जो कंसर्न हाउस होता है वो कार्येश होता है, और लग्न जो है वो है ही है। तो अगर लग्नेश और कार्येश में जब इत्साल योग बनता है तो हमारा जो काम है या जो पर्पस है बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, या हम क्वेश्चन का अफर्मेटिव में जवाब दे सकते हैं। और तीनों योगों को हम एक ही इंपॉर्टेंस देते हैं, भले ही वो भविष्य हो या वर्तमान हो या पूर्ण साल हो, ऑल हैव टू बी गिवन द इक्वल वेटेज। तो ये हो गया इत्साल योग। इत्साल योग, या इसको हम जैसे कहा कि मुत्सिल योग भी कहते हैं। और इसका जो अपोजिट है वो इशराफ योग है। इसका जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है कि अगर
ये नहीं बन रहा है या फास्ट मूविंग प्लैनेट आगे है, स्लो मूविंग प्लैनेट पीछे है, तो जो योग बनता है उसको हम इशराफ योग कहते हैं, दैट इज ए नेगेटिव योगा। और इशराफ योग जब बनता है तो हमारा काम जो है वो पूरा नहीं होता, या वो अफर्मेटिव में आप उसका आंसर नहीं दे सकते। So this we have done Itsal and Itraf yoga. Now, many times you see that whenever we go to an astrologer for a horary, so without even asking you, he will tell you what you want to ask actually. He will tell you what is the question in your mind actually. So ये जो नेचर ऑफ क्वेरी है, इवन विदाउट आस्किंग अ पर्सन, और ये आप देखिए कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आप लोग पूछने आते हैं आपसे तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम में 10 लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ देम आस्किंग अबाउट द सेम थिंग, मैरिज या प्रोफेशन या बच्चे, एक ही एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो हम प्लैनेट की पोजीशन देखकर, प्लैनेट की पोजीशन को देखकर जिस टाइम कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमें एक असेसमेंट हो जाता है कि क्वेश्चन जो है किस बारे में पूछने कोई आया हुआ है आपके पास। तो एक तो ये है कि अगर लग्ना लॉर्ड फॉर्म्स इशराफ योग विद द सिग्निफिकेटर, द क्वेरी पर्टेन्स टू द पास्ट। अब देखिए यहाँ पर हम ये बात जो कर रहे हैं वो इशराफ योग की बात कर रहे हैं, इत्साल योग की बात नहीं कर रहे। तो अगर ये इशराफ योग बना हुआ है तो क्वेरी इज अबाउट द पास्ट, और अगर इत्साल योग बन रहा है तो क्वेरी इज अबाउट द प्रेजेंट, क्वेरी इज अबाउट द प्रेजेंट। और अगर फ्यूचर या भविष्य इत्साल योग जो हमने देखा अगर वो बन रहा है तो क्वेरी पर्टेन्स टू द फ्यूचर। तो तीन चीजों का हमें पता लग गया कि वेदर क्वेरी पर्टेन्स टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर इशराफ योग बन रहा है विद लग्ना तो मतलब पास्ट के बारे में है, अगर नॉर्मल इत्साल योग बन रहा है तो प्रेजेंट के बारे में है, और अगर भविष्य इत्साल योग बन रहा है या फ्यूचर इत्साल योग बन रहा है तो क्वेरी इज अबाउट द फ्यूचर। सर एक बार इशराफ योग और बता दीजिए। इशराफ योग बिल्कुल उल्टा, जैसे हमने कहा कि जो दो प्लैनेट हैं, एस्पेक्ट तो है लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट हमने कहा पीछे होना चाहिए और स्लो मूविंग प्लैनेट आगे होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि फास्ट मूविंग प्लैनेट तो आगे है और स्लो मूविंग प्लैनेट पीछे है, तो ये जो है एक उसका उल्टा हो गया, वो इशराफ योग हो गया। देन इट सेज कि लग्न, मून एंड नवांश इंडिकेट द नेचर ऑफ क्वेरी, कि लग्न की पोजीशन देखकर, मून की पोजीशन देखकर और नवांश की पोजीशन देखकर भी हम क्वेरी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तीसरा ये कहा कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछने आया आपसे तो आपने जब चार्ट बनाया तो चार्ट के समय जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा तो दैट विल इंडिकेट द नेचर ऑफ द क्वेरी, दैट विल इंडिकेट द नेचर ऑफ द क्वेरी। लेट्स से कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो वीनस है, लेट्स से। जब फिर वो शेडबल से ही देखेंगे हम स्ट्रॉन्गेस्ट का। हाँ देखिए, शडबल वडबल हम देख सकते हो, उससे भी देख सकते हो, बट नेचुरली जस्ट बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ प्लैनेट यू हैव टू मेक एन असेसमेंट, क्योंकि हो सकता है कि ये हॉररी वॉररी तो लोग रास्ते में भी पूछ लेते हैं आपसे, तो उस टाइम आपको प्लैनेट की पोजीशन का पता होना चाहिए, क्योंकि पर्पस हमारा यही है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर वी शुड नो द पोजीशन ऑफ ईच प्लैनेट ऑन ईच डे। सुबह उठकर हम पंचांग को देखें और हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट इस समय कौन सी पोजीशन में है। ऐसे ही हमें लग्न का भी आइडिया होना चाहिए कि इस टाइम कौन सा लग्न चल रहा है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता होता है कौन सा लग्न चल रहा है, कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, तो बिना चार्ट बनाए हुए भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया है कि इस समय जो चार्ट बन रहा है वो क्या है। बहुत बार आप देखेंगे कि वो चार्ट नहीं बनाते, आप किसी से क्वेश्चन पूछिए और वो आपको 2 मिनट में आंसर दे देगा बिना चार्ट बनाए हुए। ऐसा नहीं कि वो ऐसी हवा में बात कर रहा है,
डिफरेंस ये है कि ही हैज एन आइडिया कि इस समय चार्ट की क्या पोजीशन है, तो ही नोज एवरीथिंग, तो उसके बेसिस पर उसने आपको आंसर कर दिया। तो ये हॉररी तो ऐसी चीज है कि डेली पोजीशन आपको पता है हर प्लैनेट की, लग्न का आपको आइडिया है कि इस टाइम कौन सा लग्न होना चाहिए। तो जब चीजें हैं तो चार्ट तो आपके पास बना हुआ है ही है, ऑलरेडी दिमाग में होना चाहिए। तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, मान लीजिए मंगल का कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो क्वेरी किसके बारे में होनी चाहिए? मैरिज नहीं, मंगल जमीन जायदाद वेदर के बारे में सर, जमीन जायदाद के बारे में, मकान खरीदना चाहता हूँ मैं, लिटिगेशन में जाना चाहता हूँ मैं, किसी स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मंगल से कनेक्टेड क्वेरी हो जाएगी कोई भी। जो शनि है, मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ या नौकरी मेरी लगेगी नहीं लगेगी। वीनस है, हो सकता है मैरिज के बारे में हो या गाड़ी खरीदने के बारे में हो। तो इस टाइप से जो प्लैनेट की पोजीशन होती है उसके हिसाब से हम थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाता है कि कौन से किस बारे में क्वेश्चन हो सकता है। फिर कहा कि ascertain the house which strongest planet owns। जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं तो वो प्लैनेट किस हाउस में है, एंड इट्स पोजीशन इन द हाउस, so that will also indicate the nature of the query। मान लीजिए कि मार्स से 4th हाउस में ही है, तो नेचुरली वो घर के बारे में ही बात करेगा। तो अगर ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, अगर ये डिफरेंट हाउसेज में है, तो किस टाइप की क्वेरी हो सकती है? तो जैसे लग्न में अगर है तो हेल्थ के बारे में हो सकती है क्वेरी, लक के बारे में या सेल्फ के बारे में। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट 2nd हाउस में है तो कैश के बारे में हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ऑर्नामेंट, फैमिली, ऑल जो हम 2nd हाउस से देखते हैं। 3rd हाउस में है तो शॉर्ट जर्नी के बारे में हो सकती है, क्योंकि 3rd हाउस हमारा शॉर्ट जर्नी इंडिकेट करता है, या ट्रांसफर हो या यंगर सिबलिंग हो, आपके नेबर्स हो, आर्म्स हो, शोल्डर हो, इनके बारे में क्वेरी हो सकती है। 4था है तो कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम होगी, लैंड के बारे में, कन्वेंस के बारे में, मदर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हार्ट के बारे में। मान लीजिए मून है स्ट्रॉन्गेस्ट और 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो नेचुरली द क्वेरी विल बी अबाउट द मदर। जुपिटर है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है और 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो नेचुरली इट मे बी अबाउट एजुकेशन और स्टडीज। मार्स है तो नेचुरली इट मे बी अबाउट लैंड और मे बी सम डोमेस्टिक प्रॉब्लम आल्सो। 5th हाउस में अगर है तो सम अबाउट प्लेजर, एंटरटेनमेंट, progeny, children and subordinates। 6th हाउस में है तो इट मे बी अबाउट disputes, litigations, enemies, debt, disease, loan and competition। 7th हाउस में है तो मे बी अबाउट पार्टनर, मे बी अबाउट स्पाउस, मे बी जर्नी और अबाउट बिजनेस। 8th हाउस में है तो समथिंग अबाउट इनहेरिटेंस, longevity, sudden gains, unearned money, extramarital relations। 9th हाउस में है तो फादर के बारे में हो सकती है। 9th हाउस आल्सो इंडिकेट योर लॉन्ग जर्नी, पिलग्रिमेज है, फॉर्च्यून है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। 10th हाउस में है तो नेचुरली प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन है, प्रमोशन है, चेंज इन द जॉब है, तो वो सब चीजें हो सकती है। 11th हाउस में है तो गेन्स, प्रॉफिट, फ्रेंड्स एंड अदर रिलेशंस। और 12th हाउस के बारे में है, 12th हाउस में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है तो लॉस, एक्सपेंडिचर, डोनेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट एंड फॉरेन ट्रैवल। अब जो हम जवाब देते हैं, अंकल वन क्वेश्चन, जी। ओल्डर सिबलिंग्स का किससे देखते हैं, कौन से हाउस से? एल्डर इज 11th हाउस एंड 11th house। यंगर इज द 3rd हाउस। ओके, थैंक यू। अब जब भी जो हॉररी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ एक 2 क्वेश्चंस हैं जिसका कि जवाब हमें अलग तरीके से देना है या उसका जो मेथड है वो अलग है, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मल तरीके से आंसर दिए जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दैट इज अबाउट थेफ्ट। कोई आपका आइटम चोरी हो गया, कोई लॉस हो गया, तो उसका जो आंसर देने का तरीका है वो अलग है। ऐसे ही जब आप बीमार हो जाते हैं कि बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, हॉस्पिटल बदलूं, डॉक्टर बदलूं, मेडिसिन बदलूं, तो उसका भी जवाब देने का तरीका अलग है। लेकिन बाकी केसेस में हम नॉर्मल तरीके से
जो चार्ट है उसको एग्जामिन करके हम जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो क्वेश्चन लेंगे दैट इज अबाउट थेफ्ट। तो थेफ्ट के लिए हम कैसे हम जवाब देते हैं उसका, दैट वी हैव टू सी। यहाँ डिफरेंस ये है कि फर्स्ट जो हाउस है दैट इंडिकेट्स द क्वेरिस्ट, जो आपसे क्वेश्चन पूछने आया है। फोर्थ हाउस इंडिकेट्स अबाउट द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल। फोर्थ हाउस जो इसमें चार्ट आप बनाएंगे that will tell you whether the article will be recovered or not. Then seventh house indicates about the thief, who can be the thief, what type of thief he or she is. And this house, 10th house, indicate whether you will need the help of the government or the help of the police in recovery of the article. तो ये जो मिसिंग आर्टिकल वाले जो क्वेरीज हैं इनका बिल्कुल हम अलग तरीके से जवाब देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो फर्स्ट हाउस वो क्वेरीज को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस इंडिकेट अबाउट द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, सेवेंथ हाउस इज अबाउट द थीफ हु इज इन्वॉल्व्ड इन द थेफ्ट, एंड टेंथ हाउस इज अबाउट द वेदर यू नीड द पुलिस और द गवर्नमेंट हेल्प एक्चुअली। और जब भी जो लॉस्ट आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं उसमें हम तीन तरह के चार्ट यूज करते हैं, तीन चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं। पहला तो लग्न चार्ट हो गया, सेकंड होता है दृश्यांश चार्ट, D3 चार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, या D3 चार्ट जो डिविजनल चार्ट हम लोगों ने देखा था, और थर्ड इज द नवांश चार्ट। So we make use of these three charts. One is the Lagna chart, second is Dreshkansh or D3 chart, and third is the Navansh or D9 chart. D1 chart जो है वो it tells you everything about कब खोया, कहाँ मिलेगा, कहाँ रखा हुआ है, all those things it will tell you. Navansh chart will tell you about the nature of the article lost, किस टाइप की चीज खोई है आपकी, और जो D3 chart है वो that can completely describe the personality or the form of the thief. अब बहुत बार जाते हैं किसी भी जब एस्ट्रोलॉजर के पास कि मेरा ये सामान चोरी हो गया, then he tries to describe a person, form of the person, कि कोई ऐसी लेडी है वो इस तरह के कपड़े पहनती है या ऐसा रंग है उसका, या उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि कोई मेल है आपके आसपास वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो कंप्लीटली उसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर आपको बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, and somehow you find that कि such type of person is there and you may start doubting that person कि whether that person is involved in the theft or not। तो वो कैसे हम बताते हैं? तो उसके लिए जो चार्ट यूज होता है वो दृश्यांश चार्ट है, D3 चार्ट है। और जब D3 चार्ट बनता है हम एक राशि को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो ईच पार्ट इज ऑफ 10 डिग्री। तो एक राशि में 3 दृश्यांश होते हैं, और अगर हम टोटल जोडियक को कंसिडर करें तो देयर आर 36 दृश्यांश। इन सब दृश्यांश की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो भी बुक में आपको मिलेंगी कि बुक में जो है या इवन ऑन द इंटरनेट ये जो 36 दृश्यांश हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ईच दृश्यांश will describe a certain person, will describe the certain form of the person. तो जब भी आप इनको दृश्यांश को देखेंगे तो हर दृश्यांश में एक पर्सन को डिस्क्राइब किया होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब कोई भी जब चोरी का प्रश्न आता है उस टाइम जब हम चार्ट बनाते हैं और उस टाइम जब हम दृश्यांश चार्ट को बनाते हैं D3 चार्ट को, तो हमें ये देखना है कि उसका लग्न कौन सा है या राइजिंग दृश्यांश कौन सा है। तो राइजिंग दृश्यांश की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उसकी जो फॉर्म्स हैं जो पर्सन डिस्क्राइब करता है, तो कहते हैं कि जो उसके हिसाब से अगर हम बताएंगे तो दैट पर्सन इज लाइकली टू गेट इन्वॉल्व्ड इन द थेफ्ट एक्चुअली। तो इसी तरह से वो बताते हैं कि जब भी आपने क्वेश्चन पूछा उन्होंने दृश्यांश चार्ट भी बनाया, नवांश चार्ट भी बनाया। तो नवांश चार्ट आपको पता लगाएगा कि कॉस्टली चीज कोई है या ऐसी चीज कोई है, मतलब नॉट कॉस्टली। और जो दृश्यांश चार्ट है वो एक थीफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्म का थीफ जो है वो पॉसिबल हो सकता है इस थेफ्ट में। तो 3 चार्ट, मेल और फीमेल का कैसे पता चलेगा? हर दृश्यांश का एक अलग है। सम दृश्यांश डिस्क्राइब मेल, सम दृश्यांश डिस्क्राइब फीमेल आल्सो।
सर तो ये जो D1, D9, D3 बनाएंगे D3 जब हम ये फॉर्म ऑफ थीफ की बात कर रहे हैं तो दैट इज D3 चार्ट। तो ये हॉरेरी के चार्ट होंगे या हाँ, जो आपने चार्ट बनाया, जिस टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जी तो उस टाइम का आपने लग्न चार्ट बना लिया, जी उसी टाइम का आपने दृष्टांश भी बना लिया, उसी टाइम का आपने नवांश बना लिया, ओके तो इंफॉर्मेशन विल बी सेम। ओके तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम तीनों चार्ट बना लेते हैं, लग्न भी और दृष्टांश भी और नवांश भी। तो दृष्टांश चार्ट जो बनाते हैं उसमें जो राइजिंग दृष्टांश होता है एट द टाइम ऑफ क्वेरी, दैट राइजिंग दृष्टांश की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम देख लेते हैं। और हर दृष्टांश कुछ मेल को डिफाइन करते हैं, कुछ फीमेल को भी डिफाइन करते हैं। तो उससे ये पता लगता है कि जो थेफ्ट में इन्वॉल्व पर्सन है मेल है या फीमेल है, और उसके क्या फॉर्म है, किस तरह का वो दिखता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह का नेचर है। सो ऑल दोस थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच Drishkansh, and there are 36 Drishkansh, so you'll find that each Drishkansh will describe a certain form of a person, whether it's a male or female, and what type of cloth, what is the nature, what is the color, all those things are defined in that कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दृष्टांश। तो उससे देखकर आइडिया लगता है कि जो पर्सन इन्वॉल्व है थेफ्ट में वो कौन हो सकता है। तो हम 3 चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, पहला लग्न चार्ट, दूसरा दृष्टांश चार्ट और तीसरा नवांश चार्ट। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट हाउस टॉक्स अबाउट क्वेरिस्ट, फोर्थ हाउस टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, 7th house talks about the thief, and 10th house tells you whether you will need the police or the government help for the recovery of the article। तो कई बार ऐसा होता है कि बिना पुलिस की हेल्प के आपको नहीं मिलता, तो ये 10th हाउस आपको बताएगा कि पुलिस की आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। 7th हाउस आपको ये बताएगा कि जो थीफ इन्वॉल्व है वो किस टाइप का है। नेचुरली अगर कोई प्रोफेशनल थीफ है या बहुत ही पुराना जो थीफ है तो आपकी चीज नहीं मिलेगी। और ये जो 4th हाउस बताएगा कि आपको चीज मिल सकती है नहीं मिल सकती या कहाँ से मिलेगी, वो आपको 4th हाउस बताएगा। तो हम देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। हाँ, ये कौन से चार्ट में देखने थे चारों हमें सेंटर के जो थे, लगन चार्ट में? लगन चार्ट, इसे हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं। ये जो 4 चीजें हम दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट लगन चार्ट। बट दृष्टांश का सिर्फ हमें इस्तेमाल फॉर्म ऑफ थीफ के लिए करना है, और नवांश चार्ट का इस्तेमाल करना है हमें कि अबाउट द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। तो पहले तो ये है कि हाउ डू वी नो कि व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द थेफ्ट, थेफ्ट आपकी किस तरह से हुई है। तो इसके भी जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो कहता है कि मार्स अगर 7th हाउस में है या 7th लॉर्ड इज एसोसिएटेड विद द मून, either Mars is placed in the 7th house at the time of query, or the 7th lord is associated with the moon, then theft has been done by applying force. Theft has been done by applying force. और कहते हैं कि अगर वीनस और मून दोनों इकट्ठा 7th हाउस में हो, अगर जिस टाइम आपने चार्ट बनाया उस चार्ट के समय अगर वीनस और मून 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो लॉक हैज बीन ओपन बाय द डुप्लीकेट की, लॉक हैज बीन ओपन बाय द डुप्लीकेट की। देन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थेफ्ट हैज बीन कमिटेड ओपनली बिफोर द नोन पर्सन। आप जबरदस्ती ओपनली जो है वो थ्रेट करके जब चोरी होती है, तो उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे अगर मून अगर वीक है और इट इज एसोसिएटेड विद द लग्ना लॉर्ड, अगर मून वीक है और मून जो है लग्ना लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, बट 7th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। 7th हाउस स्ट्रॉन्ग मीन्स कि थीफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, थीफ इज वेरी पावरफुल। तो अगर थीफ बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, तो नेचुरली वो ओपनली चोरी करेगा या थ्रेट करके चोरी करेगा। तो 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि थीफ इज वेरी पावरफुल। तो मून अगर वीक है या और लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड है, या 7th हाउस एंड मतलब नॉट या एंड 7th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट मींस द क्वेरिस्ट इज वीक और द पर्सन इज वीक एंड द थेफ्ट एंड द थीफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर कहा कि 7th लॉर्ड इन 8th फ्रॉम द सन,
if seventh lord is in eighth from the sun, so that also indicate that theft has been committed openly. तीसरा कहा कि अगर मून एसोसिएटेड विद द मेलिफिक प्लैनेट, मून अगर मेलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, एंड लग्न लॉर्ड डज नॉट हैव एन एस्पेक्ट ऑन द सेवेंथ हाउस, लग्न लॉर्ड जो है सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट नहीं करता, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन है कि थेफ्ट हैज बीन डन ओपनली। फिर फोर्थ में कहा कि लग्न लॉर्ड इज विद द मेलिफिक प्लैनेट, लग्न लॉर्ड जो है वो मेलिफिक है या एफ्लिक्टेड है और वो सेवेंथ लॉर्ड को एस्पेक्ट करता है, और सेकंड लॉर्ड सन एंड मून आर स्ट्रॉन्ग, so in that case also theft has been done openly. सर ये एस्पेक्ट जो है ये ताजिक वाले एस्पेक्ट नहीं, ताजिक एस्पेक्ट सिर्फ आप दो जो हमने योग बताए हैं आपको, इत्साल और इशरफ योग, उसी में लगेंगे और किसी चीज में उनका हम यूज नहीं करेंगे, और वो भी हम उनकी हेल्प ले रहे हैं क्योंकि जो ताजिक योग है बेसिकली दे आर मेंट फॉर एनुअल हॉरोस्कोपी, दे आर नॉट मेंट फॉर दिस, but they are being used because these are helpful actually in answering a particular question. Okay. तो ताजिक एस्पेक्ट हम और कहीं कंसीडर नहीं करेंगे, वो उसी सिर्फ ताजिक योग के लिए ही हम उसको कंसीडर करते हैं. Okay, sir. Yeah. Now, as I told you that जो नवांश चार्ट से हम we know the nature of the article lost, valuable है या ordinary है. तो कहते हैं कि अगर नवांश लग्न स्ट्रॉन्ग है, नवांश लग्न अगर जो आपने नवांश चार्ट बनाया एंड उस नवांश चार्ट में अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है, देन वैल्यूएबल आर्टिकल एक्चुअली. सर इसमें सिर्फ हम ताजिक एस्पेक्ट ही कंसीडर करेंगे या जैसे हम लग्न स्ट्रॉन्ग के लिए कई बार देखते हैं जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आ रहा है? ताजिक नहीं करना, ताजिक सिर्फ योग के लिए करना है. इसमें ताजिक कहाँ से आ गया? जब मैं कह रहा हूँ कि नवांश लग्न इज स्ट्रॉन्ग, तो ताजिक इज ओनली मेंट फॉर द योगास, नॉट फॉर एनी अदर थिंग. Okay. तो दिस वी हैव टू सी इन अ नॉर्मल वे. जैसे हम लोग नवांश चार्ट को देखते हैं कि नवांश चार्ट में अगर जब आपने बनाया, जब क्वेरी आपसे पूछी गई उस टाइम आपने जब नवांश चार्ट बनाया और लगना यू फाइंड इट टू बी स्ट्रांग, देन यू कैन से दैट नेचुरली योर सम वैल्यूएबल आर्टिकल हैज बीन लॉस्ट. और अगर नवांश लगना नॉर्मल होती है तो ऑर्डिनरी आर्टिकल होता है, और कहते हैं कि अगर नवांश लगन ही वीक है तो या तो कोई पुराना आइटम होगा, नॉट वेरी वैल्यूएबल आइटम एक्चुअली. तो नवांश लगन से जैसे मैंने कहा कि हम लोग बता देते हैं कि आर्टिकल जो है कॉस्टली है या ऑर्डिनरी आर्टिकल है. देन बाय पोजीशन ऑफ मून, कि मून की क्या पोजीशन है उसको देखकर भी हम बता देते हैं कि जो आर्टिकल है वो किस टाइप का है. तो उसके लिए कहा कि अगर मून मान लीजिए एरीज में है, मेष राशि में है लग्न चार्ट में, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग इन द D9, मतलब वर्गोत्तम है और इट इज वेल प्लेस्ड इन द D9 चार्ट. मून जो है मेष राशि में है, एरीज साइन में है इन द लग्न चार्ट, and it is well placed in the D9 chart also. Then they say it's a costly article of gold or silver. कोई भी जो है सिल्वर या गोल्ड का कॉस्टली आर्टिकल चोरी किया गया है. सेकंड कहा कि मून अगर टॉरस में है एंड स्ट्रॉन्ग इन द नवांशा, देन ऑर्नामेंट और द कॉस्टली यूटेंसिल, वो भी हो सकता है. और अगर मून जेमिनी में है एंड अगेन गुड इन नवांश, तो कोई कैश खोया हुआ है या किसी डॉक्यूमेंट की चोरी हुई है. मून अगर कैंसर साइन में है एंड अगेन स्ट्रॉन्ग इन द D9 चार्ट, देन कोई गोल्ड का आर्टिकल चोरी हुआ है. मून अगर लियो में है और वेल प्लेस्ड इन द नवांश, देन सिल्वर का आर्टिकल चोरी हुआ है. मून अगर सर इनका इसमें कुछ राशि वगैरह से कोई लिंक है या वैसे ही हमें मतलब रटना टाइप ही पड़ेंगे सारी चीजें? हाँ, ये मतलब ऐसे ही आपके पास रखना पड़ेगा आपको डायरी में लिख के, तो यू हैव सम आइडिया, और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वो याद भी हो जाएगा. मून वर्गों में है तो कोई यूटेंसिल टाइप की चोरी हुई है. मून अगर लिब्रा में है तो या तो कोई डॉक्यूमेंट होगा या कोई आर्टिकल ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. मून अगर स्कॉर्पियो में है तो कोई गोल्ड सिल्वर का आर्टिकल होगा या कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं. मून अगर सेक्रेटेरियस साइन में है तो कोई डोमेस्टिक आर्टिकल होता है. कैप्रिकॉर्न में है तो गोल्ड या कैश है. एक्वेरियस में है तो ज्वेलरी है.
और अगर पाइसेस में है तो कोई ग्लास आर्टिकल, गोल्ड ऑर्नामेंट या कोई डोमेस्टिक यूटेंसिल होता है। सर इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसी को पता ही नहीं है उसकी चोरी हुई है या मिसप्लेस हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि वैसे ही हाँ मिसप्लेस हो गया है या चोरी हुई है? that we will see when we see the example, then you will come to know. ओके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम घर पे भी मिसप्लेस कर देते हैं, हम घर पर इधर उधर रख देते हैं तो हम समझते हैं कि पता नहीं चोरी हो गया या क्या हो, बहुत बार होता है ऐसा। Now who is the thief? तो उसके बारे में भी हम आइडिया लग जाता है कि प्लैनेट की पोजीशन देखकर। वो कहते हैं कि लग्न और D9 लग्न चार्ट का लग्न और नवांश चार्ट का लग्न अगर दोनों मूवेबल साइन में है, लग्न चार्ट का लग्न और नवांश चार्ट का लग्न अगर दोनों मूवेबल साइन में है तो कहते हैं कि किसी आउटसाइडर ने चोरी की है एंड आर्टिकल हैज गॉन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब उसके मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर कि अगर लग्न भी और नवांश चार्ट का लग्न भी दोनों अगर मूवेबल साइन में है तो किसी आउटसाइडर ने चोरी की है और आर्टिकल हैज गॉन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर ये फिक्स साइन में है दोनों के दोनों, तो कहते हैं कि या तो कोई रिलेटिव होगा या कोई पर्सन लिविंग नियर बाय या कोई फ्रेंड होगा या सर्वेंट होगा, मतलब जो आसपास का जो आदमी होगा वही जो है वो चोरी में इन्वॉल्व होगा। घर का ही आप समझ लीजिए, घर का ही कोई आदमी जो है, और जो चोरी की गई वस्तु है वो घर के पास ही है, ये बहुत दूर नहीं गई है। लेकिन अगर लग्न और नवांश चार्ट का लग्न दोनों ही अगर डुअल साइन में है, 3, 6, 9, 12 साइन में है, तो किसी नेबर द्वारा चोरी की जाती है और उसमें भी हम कह सकते हैं कि जो भी आर्टिकल है वो सेफ प्लेस पर रखा गया हुआ है, तो इसलिए वो डैमेज नहीं हुआ है, या मतलब उसकी जो प्लेसमेंट है वो ठीक है। फिर कहा कि मून एस्पेक्ट वीनस इन द 7th हाउस, वीनस 7th हाउस में है और मून उसको एस्पेक्ट करता है, तो कहते हैं कि जो पर्सन होता है दैट इज जो नौसिखिया है या न्यू पर्सन है, उसने जस्ट अभी चोरी करना सीखा है, तो उस टाइप का आदमी ने चोरी की हुई है। जुपिटर अगर एस्पेक्ट सैटर्न इन द 7th हाउस, सैटर्न इज इन द 7th हाउस एंड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग, सो इट्स अ नोन पर्सन। अगर 7th हाउस एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक प्लैनेट्स, 7th हाउस एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक्स, देन इससे प्रोफेशनल थीफ, इससे प्रोफेशनल थीफ। और अगर 7th लॉर्ड aspected by Mars, then thief has the police records, thief has the police records। तो ये कुछ आइडिया लगता है about the thief, who are the possible persons who can be involved in the theft actually। और ये भी कहा कि जो 7th हाउस में प्लैनेट प्लेस्ड होते हैं उनसे भी थोड़ा सा आइडिया लगता है about the person involved in the theft actually। कहते हैं कि अगर सन 7th हाउस का लॉर्ड है, सन अगर 7th हाउस का लॉर्ड है तो either father or the head of the family or some respectable person is involved in the theft actually। मून अगर है तो मदर है या कोई फीमेल है, मार्स है तो या कोई फ्रेंड है या कोई ब्रदर भी हो सकता है, मरकरी है तो टीनेजर्स जैसे हम कहते हैं कोई चिल्ड्रन है या यंगर ब्रदर वगैरह हो सकते हैं, जुपिटर है तो कोई ऑफिसर है, ब्राह्मण है, टीचर है, वीनस है तो कोई एजुकेटेड पर्सन है हैविंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी और फैशनेबल, सैटर्न है तो सर्वेंट है। तो कहते हैं कि राहु अगर 7th हाउस में है तो कोई कमिटेड थीफ होता है, जैसे कोई स्लम एरिया में रहने वाला और जिसके बाल और दाढ़ी बड़े हुए हों। केतु अगर 7th हाउस में है तो कमिटेड थीफ है, गैंग का किसी मेंबर है और उसको पकड़ना जो है फिर वो मुश्किल हो जाता है। अब एस्पेक्ट तो आप करते हैं। राहु केतु में जो बताया वो मेल फीमेल का भी क्या आइडिया ले सकते हैं? नहीं, मेल फीमेल का आइडिया नहीं मिलेगा आपको उससे जो, तो इट्स ओनली अबाउट टेलिंग यू हु कैन बी द थीफ एक्चुअली। ओके, जेंडर का आइडिया नहीं लगेगा? नहीं, जेंडर का तो मैंने कहा कि जो दृष्टांश चार्ट है उसके आप जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे 36 दृष्टांश की, तो उससे आपको आइडिया लगेगा मेल है फीमेल है और किस तरह का है। ओके, दैट इज द बेस्ट वे एक्चुअली, बेस्ट सॉल्यूशन। और बताते भी हैं लोग
जब आप बहुत एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो डिस्क्राइब करते हैं ए पर्सन कि ऐसा ऐसा आदमी लगता है कि वो थेफ्ट में इन्वॉल्व है. दैट इज विद द हेल्प ऑफ दृष्टांत चार्ट. देन whether suspected person is thief, आपको पता तो लग गया, क्योंकि आप कई बार सोचते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो उसको देखने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं कि वो पर्सन थेफ्ट में इन्वॉल्व है, वाकई में इन्वॉल्व है या नहीं है, तो कहते हैं कि इफ देयर इज इत्साल बिटवीन मून एंड द मैलेफिक प्लैनेट्स. जब आपने चार्ट बनाया और चार्ट में आपने देखा कि इत्साल योग बन रहा है बिटवीन मून एंड द मैलेफिक प्लैनेट, देन suspected person is a thief. Then suspected person is a thief. और अगर मून और बेनिफिक प्लैनेट के बीच में अगर इत्साल बन रहा है, मून और बेनिफिक प्लैनेट के बीच में, तो जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो थीफ नहीं होता. तो ये भी आपको आइडिया लग जाता है कि जो इत्साल योग बन रहा है मून के साथ, वो बेनिफिक प्लैनेट का है या मेलिफिक प्लैनेट का है. मेलिफिक का है तो सस्पेक्टेड पर्सन इज ए थीफ, और अगर बेनिफिक का है तो सस्पेक्टेड पर्सन इज नॉट ए थीफ. अब डायरेक्शन ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, डायरेक्शन ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, तो उसमें कहते हैं कि जो प्लैनेट केंद्र में पॉजिटेड होते हैं, जो प्लैनेट केंद्र में पॉजिटेड होते हैं, दे इंडिकेट द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में चोरी किया हुआ माल गया हुआ है. और अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो देन यू कैन सी द साइन इन द लग्न. लग्न में कौन सा साइन है, उसकी क्या डायरेक्शन है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि जो चोरी की गई वस्तु है किस डायरेक्शन में गई हुई है. देन बहुत बार कहते हैं लोग जब हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास कि हमने कहा कि ये रिंग चोरी हो गई है, तो कहेंगे नहीं वहां देखो बेडरूम में कहीं पड़ी होगी या आपके बाथरूम में गिर पड़ी होगी, तो वो ऐसे भी बता देते हैं. कई बार ऐसा होता है. तो कैसे हमें पता लगेगा कि जो चोरी की गई चीज है वो कहाँ पर मिल सकती है, कहाँ हो सकती है. तो दिस इज अबाउट प्लेस ऑफ आर्टिकल लॉस्ट. और जैसे मैंने कहा था कि जो 4th हाउस है वो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ द रिकवरी ऑफ द आर्टिकल. तो हम 4th हाउस को देखते हैं. अगर 4th हाउस के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस होता है, 4th हाउस के ऊपर अगर मून का इन्फ्लुएंस है तो चीज जो है पानी के पास है, जहां भी पानी की जगह है उसके पास होनी चाहिए. अगर सन का इन्फ्लुएंस है तो जमीन के अंदर किसी ने दबा दी है या जमीन के अंदर चीज चली गई है. अगर मार्स का इन्फ्लुएंस है 4th हाउस के ऊपर तो ये किचन में हो सकती है या आपके टूल रूम या टूल बॉक्स में वो चीज हो सकती है. मरकरी का इन्फ्लुएंस है तो या तो ड्राइंग रूम में होगी या लाइब्रेरी है या कन्वेंस है, उसमें भी हो सकती है. जुपिटर है तो गार्डन है, टेम्पल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है. वीनस है तो नेचुरली आपका जो स्लीपिंग रूम है या बेडरूम है उसमें उस चीज के होने की संभावना होती है. और अगर सैटर्न राहु का इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं डर्टी प्लेस पर या कोई डार्क प्लेस होती है, वहां पर उस चीज के होने की संभावना होती है. तो ये 4th हाउस के ऊपर किन प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है उसको देखकर हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं. Now question is कि whether the lost article will be recovered or not. तो वो हम कैसे देखेंगे कि ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो उसमें यही है कि रिकवर होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस. जैसे कहा कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ लॉर्ड्स ऑफ द 1st and the 7th हाउस. 1st और 7th हाउस के लॉर्ड का आपस में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल. सेकंड कहा कि लग्न लॉर्ड इज हैविंग इत्साल विद द 7th लॉर्ड. अगर लग्न लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का आपस में इत्साल योग बन रहा है तभी भी जो उसके रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. थर्ड इज जुपिटर इज इन द 7th हाउस. अगर जुपिटर 7th हाउस में है तभी भी आर्टिकल आपका मिल सकता है. और मून अगर 4th हाउस में है तभी भी पॉसिबिलिटी है. अगर लग्न और 10th हाउस के लॉर्ड का इत्साल योग बन रहा है, इत्साल बन रहा है 1st हाउस के लॉर्ड का और 10th हाउस के लॉर्ड का. और 10th हाउस हमने भी देखा कि इट इंडिकेट्स वेदर यू नीड द पुलिस और द गवर्नमेंट हेल्प एक्चुअली.
तो वो इंडिकेट ये करता है कि चीज तो मिल जाएगी, बट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस एक्चुअली। तो अगर लग्न का के लॉर्ड का और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में इत्साल योग बन रहा है, इसका मतलब जो वस्तु मिलेगी दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ पुलिस। या फिर स्ट्रॉन्ग मून 7th हाउस में हो, तभी भी पॉसिबिलिटी है लॉस्ट आर्टिकल के मिलने की। या malefic planets in the 11th house, then also it indicate possibility. या full moon in the lagna hai and it is associated with the benefic planets, it means the lagna is strong, so that also indicate recovery. Then लग्न, आरूढ़ लग्न एंड द नवांश लग्न, अगर तीनों के तीनों मूवेबल साइन में है तो भी जो है उसके लॉस्ट आर्टिकल रिकवरी की पॉसिबिलिटी होती है। आरूढ़ लग्न आप शायद जानते ही, हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो हमें तीनों देखना है, लग्न को भी, आरूढ़ लग्न को भी और नवांश लग्न को भी। तीनों अगर मूवेबल साइन में है तो चीज की रिकवरी हो जाती है। या बेनिफिक प्लैनेट अगर 5th, 7th और 9th हाउसेस में हो, देन आल्सो इट इंडिकेट रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल। मून अगर जुपिटर अगर केंद्र में हो, या मून एस्पेक्ट लॉर्ड ऑफ द साइन ऑक्युपाइड बाय मून, जिस साइन में मून है उसका लॉर्ड जो को मून अगर एस्पेक्ट कर रहा हो तभी भी चीज मिल जाती है। या फिर 7th लॉर्ड एंड द मून आर कंबस्ट। कंबस्ट मीन्स कि इज वेरी नियर टू द सन, एंड 7th लॉर्ड भी सन के पास है और मून भी सन के पास है। तो कहते हैं कि thief will be caught with the article, चोर पकड़ा जाएगा अपने चोरी की वस्तु के साथ में। और अगर इत्साल योग बनता है बिटवीन द लॉर्ड ऑफ 8th एंड द 10th हाउस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने देखा ऊपर कि अगर इत्साल योग बन रहा है 1st और 10th हाउस के बीच में, तो ये होता है कि हम पुलिस की हेल्प से हमको चीज मिल जाएगी। बट यहाँ बात हो रही है कि अगर इत्साल योग बन रहा है 8th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड के बीच में, it means the police will support the thief, आपको चीज नहीं मिलेगी, rather police will favor the thief, और पुलिस की मदद से ही उसने चोरी की होगी। तो ये चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये है कुछ कंडीशन जब आपकी जो लॉस्ट आर्टिकल है उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो उसकी जो कंडीशन है, पहला है कि राहु इज इन द लग्ना एंड Sun is in the 8th house. Rahu is in the Lagna and Sun is in the 8th house. Mars in the 7th और 8th house. अगर Mars भी अगर 7th या 8th house में है तभी भी आपकी चोरी की गई वस्तु नहीं मिलती। Lagnesh, Lord of 7th, Lagnesh in the 7th house. Lord of Lagna is in the 7th house, और retrograde 7th Lord is in the Lagna. 7th Lord is retrograde and it is placed in the Lagna. Then full moon is in the 7th house without any influence of malefic planets. अगर मून जो है स्ट्रॉन्ग होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, तभी भी जो है वो चोरी की चीज नहीं मिलती। Malefics in the 4th house, because 4th house indicate recovery of the lost article, और वही अगर afflicted है house तो naturally वो चीज नहीं मिलेगी। Then second lord in the 7th or the 8th house, सेकंड लॉर्ड अगर 7th या 8th हाउस में है तभी भी नहीं मिलती। 7th लॉर्ड और मून इज विद द सन एंड लग्नेश इन द 11th हाउस, इफ दे आर डिवॉइड ऑफ स्ट्रेंथ और दे आर द वीक हाउसेस, देन आल्सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकवरी ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल। तो ये चीजें हैं जिससे कि हम एक तो मालूम पड़ जाता है कि किस टाइप की चीज कोई है, कौन थेफ्ट में इन्वॉल्व है, कहाँ पर उसके मिलने की संभावना है, और वो मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या आपको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, और पुलिस आपको फेवर करेगी या पुलिस जो है वो थीफ को फेवर करेगी। सर ये तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो गए सर, इतने एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे हम चेक करेंगे, देखिए और याद भी नहीं रहेंगे। ये तो आपको गाइडेंस के लिए है। पर्पस क्या है कि अगर 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है तो चोर स्ट्रॉन्ग है, 4th हाउस अगर
मैलिफिक के साथ एसोसिएटेड है। 4th हाउस अगर स्ट्रांग है तो रिकवरी हो जाएगी, 4th हाउस अगर मैलिफिक के साथ है तो रिकवरी नहीं होगी। और बाकी जैसे कहा कि 10th हाउस इंडिकेट करता है हमको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, तो 1st हाउस और 10th हाउस का इत्साल बन रहा है तो लेनी पड़ेगी, मतलब पुलिस की हेल्प से मिल जाएगी। तो ये याद करने की चीजें नहीं है, अगर आप इनको देखेंगे ध्यान से तो ये सब चीजें यही इंडिकेट करती हैं कि इन हाउसेस की क्या पोजीशन है, कोई ऐसा रटने वाली चीजें नहीं है ये। तो पर्पस हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन सा हाउस स्ट्रांग है और उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, तो उससे हमें पता लग जाएगा। मान लीजिए 4th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है किसी का भी, जब चोरी का प्रश्न आया तो मिलने का सवाल ही नहीं है, तो मिलेगी नहीं कोई भी जो है। ओके सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, जितना होररी हमने पढ़ा है अभी तक या मैंने अपने लेवल पे भी पढ़ा है, उसमें 7th हाउस का मून का बहुत बड़ा रोल है, करेक्ट। तो ये क्या रीजन है सर इसके अंदर? देखिए मून का वैसे ही इंपॉर्टेंट हमने हमने इतने सारे कॉम्बिनेशन देखे, तो हमने कहा कि लग्न में मून स्ट्रांग है तो आपका काम हो जाता है। अब 7th हाउस में अगर मून स्ट्रांग है तो चोर का जो यू कैन से कि जो उसकी इंटेलिजेंस है, बिकॉज इट इंडिकेट्स द इंटेलिजेंस आल्सो, कि उसकी इंटेलिजेंस इतनी होगी कि वो मिलेगा नहीं आपको जो। तो बेसिकली माइंड से ही रिलेशन है इसका, तो इसीलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। और जितने भी आपने देखे अगर 7th हाउस में मून अगर स्ट्रांग है तो नहीं मिलता, इट मीन्स कि जो थीफ होगा चालाक होगा या इंटेलिजेंट होगा, फिर वो नहीं। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले के लिए भी मून को हमने बहुत ज्यादा कंसीडर किया कि मून लगन में है तो वो सीरियस नहीं है, सीरियस मीन्स वो मून चंचल होता है, इसलिए क्या? राइट। अब जैसे ये अंकल एक और ऑब्जर्वेशन है जी, कि हम 7th हाउस तो नॉर्मली तो स्पाउस के लिए कंसिडर करते हैं। हाँ, बट जो चोरी का प्रश्न होता है उसमें थीफ क्यों कंसीडर करते हैं? आई नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो स्पाउस का घर है वो थीफ का भी घर है। राइट। वेरी वो कहा था ना कि स्पाउस जो है एनिमी होता है। जब 1st और 7th हाउस के लॉर्ड हमने देखे थे, तो इन ऑल द केसेस वी फाइंड द लॉर्ड ऑफ द 1st हाउस इज एनिमी टू द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। So husband and wife, they are always of the opposite nature. the stealing of hearts. वेरी नाइस। Yeah, you can say that also. तो ये मान लीजिए चार्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है या जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की चोरी हुई है और वो मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो यहाँ देख रहे हैं आप कि जो 3rd हाउस का लॉर्ड है वीनस, ये जो वीनस जो है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है यहाँ पर, क्योंकि वीनस जो है अपने साइन में है, केंद्र में है, और वीनस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट भी है। तो आपने जब चार्ट बनाया यहाँ पर तो आपने देखा कि वीनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट हियर, वीनस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट, ठीक है। और वीनस इज द लॉर्ड ऑफ विच हाउसेस? इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस एज वेल एज दिस हाउस। ये इसका भी लॉर्ड है और इसका भी लॉर्ड है, 3rd हाउस का और 10th हाउस का। 3rd हाउस जो है वो डॉक्यूमेंट्स को भी इंडिकेट करता है, और 10th हाउस मतलब ऑफिशियल, 10th हाउस मीन्स ऑफिशियल। तो इसका मतलब है कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की कुछ चोरी हुई है, पहली चीज, मतलब जो पूछने आया है दैट इज अबाउट सम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। थर्डली आपने देखा कि यहाँ जो लग्न है, ये लग्न का लॉर्ड है या मून है, तीनों के तीनों फिक्स साइन में प्लेस्ड है। यहाँ पर लग्न का लॉर्ड ये क्या हुआ, सन, ये भी फिक्स साइन में है, ये भी फिक्स साइन में है, और मून भी जो है फिक्स साइन में प्लेस्ड। तो इसका मतलब ये है कि चोरी की जो वस्तु है वो वहीं पर रखी हुई है, इट इज नॉट गॉन एनीवेयर। इट इज, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मिक्स अप कर देते हैं बिटवीन द फाइल्स, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं तो कहीं वो इधर उधर हो जाता है, उनके साथ मिक्स अप हो जाता है, तो ढूंढने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये उस टाइप का केस बन जाता है कि कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और क्योंकि ये तीनों जो है फिक्स साइन में है, इट मीन्स कि जो आसपास या उन्हीं चीजों के साथ कहीं मिसप्लेस्ड हो गए हैं, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको
मिल जाएंगे। लेकिन उस केस में तो मून वाज डिबिलिटेटेड आल्सो इन दैट स्पेसिफिक साइन, मतलब जो व्हाट वी आर सेइंग कि जब हमने कहा था कि अगर फिक्स साइन में होती हैं सब चीजें ये, तो इट मींस द थिंग इज नॉट गॉन एनीवेयर, इट इज लाइंग देयर ओनली। तो बट सारे पॉसिबल ना, मतलब रेयर ही केस होगा जब सारे फिक्स्ड में होंगे, सारे फिक्स साइन में वेरी होंगे। रेयर कि तीनों जो है फिक्स्ड साइन में है। बट तो तीनों होंगे तभी हम बोलेंगे कि दैट इट्स इन सेम प्लेस, या हाँ, तो तीन में से दो है या एक दो है या भी है फोर्थ तो हाउस है। दो भी है तो जैसे यहाँ तो था कि तीनों फिक्स्ड हैं, इसका मतलब जहाँ आपकी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की टेबल है उसी में मिक्सअप होके पड़े हुए हैं। और अगर मान लीजिए कि दो होते, मान लीजिए दो फिक्स्ड, तो हो सकता है कि आप उसको बेडरूम में ले गए हो, कहीं और रूम में ले गए हो उसको, तो वहां जाके आपने इधर उधर मिक्सअप कर दिया हो। बट यहाँ समहाउ जो है वो तीनों के तीनों जो है फिक्स साइन में है, तो दैट इंडिकेट्स कि वो कहीं नहीं गया, वहीं पर मिक्सअप हो गया। And now it's another example. One lady comes, her purse has been lost. So whether she will get back the purse or not. तो यहाँ देखिए क्या पोजीशन है। सेवेंथ हाउस की क्या पोजीशन है? स्ट्रांग स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रांग है, टू बेनिफिट सर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर मिलेगा नहीं। एक्सॉल्टेड, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, हाँ, सेवेंथ हाउस इज वेरी स्ट्रांग। एंड व्हाट वी हैव यानी कि सीन थीफ इज स्ट्रांग। कि एक कॉम्बिनेशन ये भी था कि मार्स अगर सेवेंथ या एट्थ हाउस में होता है तभी भी जो आर्टिकल जो लॉस्ट होता है उसकी रिकवरी नहीं होती। इवन अगर मंगल भी अगर स्ट्रांग ना भी हो, but even if Mars is either in the 7th house or in the 8th house, then it is difficult to recover that article. तो यहाँ पर 7th house बहुत strong है और जो मंगल है that is also in the 7th house. So both indicate कि जो चोर है बहुत strong है और वो मिलने की संभावना नहीं है। इसमें मून नहीं लिखा है। And now wife comes and she asks about her husband कि husband का जो रिंग है वो नहीं मिल रही है, तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कैसे देखेंगे उसको? सेवेंथ हाउस को लगन हाउस पहली बनाएंगे चीज तो फिर। ये कि इसको हम असेंडेंट मानेंगे, इसको हम जो है असेंडेंट मानेंगे सबसे पहला, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट द हस्बैंड नॉट अबाउट द सेल्फ। तो जब क्वेश्चन अबाउट हस्बैंड है तो दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज ए असेंडेंट। नाउ वो पूछ रहा है कि चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो और चोर पुलिस मिले हुए हैं। हाँ जी, आप चोर और पुलिस मिले हुए हैं इसलिए नहीं मिलेगी। नहीं, कहाँ मिले हुए हैं चोर और पुलिस? क्योंकि जो फिफ्थ लग्न का जो लॉर्ड है वो लग्न ये नहीं है अब, दिस इज नॉट द लग्न नाउ, सेवेंथ हाउस हो गया ना सर ये लग्न हुआ ये सेवेंथ का वाला। लॉर्ड सन यहाँ 10th में है। हाँ, तो मतलब वो पुलिस के साथ मिला हुआ है, इस तरीके से नहीं, बोलेंगे। सेवेंथ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। ओके, ये सेवेंथ तो में कहाँ फोर्थ है? हो गया ना, अब लगन अच्छा चेंज अच्छा, होने से। ठीक ठीक। ये तो फोर्थ हाउस हुआ। 8th साइन इज 10th हाउस, फोर्थ है तो वो घर में ही है। मीन्स बेड के नीचे हो सकती है, जैसे जमीन के नीचे आपने बोला हाँ, था। फोर्थ में है। पहली चीज तो ये है कि जो सन है यहाँ पर, तो सन रिप्रेजेंट्स द हेड ऑफ द फैमिली, कि जो हस्बैंड है उसी ने कोई चीज इधर उधर की है, पहली चीज। एंड द लॉर्ड इज वीनस, लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज वीनस, एंड वीनस इज अगेन बेडरूम। तो मतलब जब जैसे कपड़े वपड़े उतारते हुए कोई रिंग गिर गई है, तो उस टाइप की पॉसिबिलिटी है कि आप जब कपड़े वपड़े बदल रहे थे तो उस टाइम रिंग गिर गई है, एंड आप बेडरूम में ही देखिए, आपको बेडरूम में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम जो है वो इसको लग्न मान के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दिस हैज टू बी कंसिडर्ड एज ए लग्ना, नॉट दिस वन एक्चुअली, बिकॉज द क्वेश्चन इज नाउ अबाउट द हस्बैंड नॉट अबाउट द वाइफ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी जो भी क्वेश्चन किसी और के बारे में पूछता है तो उसको हमें लग्न को चेंज करना पड़ेगा। मान लो कोई पूछता है कि बच्चे का कुछ हो गया है, तो हमें इसको लग्न मानना पड़ेगा, फर्स्ट हाउस को जो है, तो इसको लग्न मानकर हम उसका जवाब, छोटे भाई ने कुछ कर दिया है
तो थर्ड हाउस को लग्न मानना पड़ेगा। बड़े भाई ने कुछ कर दिया है तो 11th हाउस को लग्न मानना पड़ेगा, राइट? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कई बार पर्सन ही चला जाता है, बच्चा खो गया, पति चला गया, पत्नी चली गई, भाई बहन कोई घर छोड़ के चला गया, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करें? वो भी, इसमें भी वो ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी उसके अंदर जो है, दैट वी विल सी इन द नॉर्मल कोर्स कि वापस आएगा नहीं आएगा, वो इस तरह से हम नहीं देखेंगे, क्योंकि दिस इज ओनली अबाउट द लॉस्ट आर्टिकल, जिसने कुछ चोरी किया। लेकिन कोई आदमी जब अपने आप चला जाता है तो तब हम उसको दूसरी तरह से देखेंगे। अब जैसा मैंने कहा था कि दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक थेफ्ट का है, एक डिसीज का है। जैसे थेफ्ट को देखने का तरीका अलग है, ऐसे ही जो डिसीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ पर जो हाउसेस हम कंसिडर करते हैं जब हम चार्ट बनाएंगे जो थेफ्ट क्वेश्चन के टाइम का, तो ये फर्स्ट हाउस विल इंडिकेट अबाउट द डॉक्टर। फर्स्ट हाउस इज द डॉक्टर, फोर्थ हाउस इज द मेडिसिन, फोर्थ हाउस इज द मेडिसिन, देन seventh house is the disease, seventh house is the disease, and 10th house is the patient। तो इसमें ये बिल्कुल अलग हो जाता है। फर्स्ट हाउस जो है वो डॉक्टर के बारे में बताएगा आपको, फोर्थ हाउस मेडिसिन के बारे में बताएगा कि मेडिसिन जो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है वो ठीक है या नहीं है, ये डिसीज रिकवरी होगी या नहीं होगी, क्योर होगा या नहीं होगा, और ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। तो ये चार हाउसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा कि हम लोग नॉर्मल केस में देखते हैं कि 8th हाउस हमारा लॉन्गेविटी का भी है, तो ये डेथ का हाउस हो जाता है, और 8th से 8th हाउस जो है वो भी डेथ का हाउस हो जाता है, लॉन्गेविटी का हाउस हो जाता है। तो ये जो 3rd और 8th हाउसेस हैं ये डेथ को इंडिकेट करते हैं, और ये जो 6th हाउस जैसे बीमारी का होता है नॉर्मल केस में, 6 से 6 from 6 दैट इज 11th हाउस, तो ये दोनों हाउसेस भी डिसीज को इंडिकेट करते हैं। तो हमें इन हाउसेस को बेसिकली कंसिडर करना है, जो कि फर्स्ट हाउस है डॉक्टर के बारे में बताएगा, फोर्थ हाउस मेडिसिन के बारे में बताएगा, 7th हाउस डिसीज के बारे में बताएगा, और 10th हाउस आपको पेशेंट के बारे में बताएगा। और ये 8th हाउस और 8th from 8th इज 3rd हाउस, ये दोनों हाउसेस डेथ के हाउसेस हैं। और ये जो 6th हाउस डिसीज का होता है, 6 from 6 is also the house of disease. So these are the houses which we are supposed to consider when we answer a question about patient and disease. सर अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए वो जो 4 हाउस खाली हैं उनमें किसी में बैठा हुआ हो प्लेनेट वगैरह, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब अभी आपने पीछे जो चार्ट दिखाया सर, उसमें 2nd, 12 और 5th और 9th हाउस में कुछ नहीं लिखा हुआ था ना, अगर उसमें प्लेनेट आ जाएंगे या कुछ तो। उसका मतलब उससे रिलेशन नहीं है। जब हम इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब देंगे तो द हाउसेस इन्वॉल्व्ड आर ओनली दीज हाउसेस, अदर हाउसेस आर नॉट रेलेवेंट फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, अदर हाउसेस आर नॉट रेलेवेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके सर, ठीक है। नाउ अब देखिए कितना सिंपल है कि फर्स्ट हाउस इज द डॉक्टर। तो कहते हैं कि इफ लग्ना इज वेल प्लेस्ड, लग्ना इज स्ट्रॉन्ग, लग्ना इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स, लग्ना इज एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट, इट मींस डॉक्टर इज फाइन, डॉक्टर विल बी इन अ पोजीशन टू क्योर द पेशेंट। आपको डॉक्टर बदलने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कहीं और से एडवाइस लेनी है। तो जब आपने लग्न बनाया और लग्न से देखा कि लग्न वेल प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, it means it's very simple, the doctor will be able to cure the patient। फिर अगर लग्न मेलिफिक है, मान लीजिए वीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर है वो नहीं है ठीक। Disease will get complicated if you go by the same doctor, so better you change the doctor। You can advise the patient or the querist that it's better to change the doctor because this doctor will not be able to cure the patient। तो फर्स्ट हाउस की खाली पोजीशन देखकर हमने स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो हमको ये आइडिया लग गया कि डॉक्टर जो जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है, whether that doctor will be able to cure the patient or not। ठीक है। फिर हमने 10th हाउस को देखा, 10th हाउस को देखा
10th हाउस क्या है? पेशेंट। 10th हाउस इज द पेशेंट। तो इसमें कहा कि ये जो 10th हाउस है यहाँ पर, दिस इज पेशेंट। ये 10th हाउस अगर अगेन स्ट्रॉन्ग है या इट्स एसोसिएटेड विद द बेनिफिक प्लैनेट्स, 10th हाउस, then it means the diagnosis or the treatment is correct and the patient should follow the advice of doctor. Then the patient should follow the advice of the doctor. अगर 10th house अगर well placed है, strong है और benefic planet के साथ उसका association है। 4th house क्या है? medicine है 4th house। तो कहते हैं कि 4th house strong है, well placed है, it is associated with the benefic planets। इसका मतलब जो मेडिसिन जो दी जा रही है उसको दैट इज ओके एंड दैट मेडिसिन विल बी एबल टू क्योर द पेशेंट। अनिल जी, हाँ, यदि सेकंड जो है लगना मेलिफिक हो गया तो हम आगे नहीं देखेंगे, मतलब डिजीज गेट्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू डॉक्टर चेंज द डॉक्टर, पहले डॉक्टर को चेंज करना है, बाद में देखना बाकी चीजें। हाँ बिल्कुल, अगर देखिए सैटर्न से लग्न वीक या स्ट्रांग नहीं होगा, यू हैव टू अडॉप्ट द सेम प्रोसीजर कि कौन सा प्लैनेट है, क्या लॉर्ड है, और उसका जो दोनों को देखना पड़ेगा आपको। यदि लगना मेलिफिक हो गया, हाँ तो मेलिफिक हो गया तो स्ट्रेट अवे यू कैन टेल कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जिस डॉक्टर से, उसको बदल दो, वो डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पाएगा। इसका आगे देखना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है फिर तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो कि आप डॉक्टर को बदलो जल्दी से। अब जैसे 4th हाउस है, 4th हाउस जो है मेडिसिन का हाउस है, मेडिसिन का। तो अगर 4th हाउस स्ट्रॉन्ग है, वेल प्लेस्ड है, बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो जो मेडिसिन दी जा रही है वो ठीक है, तो मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 4th हाउस ही एफ्लिक्टेड है या मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है उसके साथ, तो इसका मतलब जो मेडिसिन दी जा रही है वो ठीक नहीं है। मेडिसिन इज गोइंग टू क्रिएट मोर कॉम्प्लिकेशंस, सो इट्स बेटर टू चेंज द मेडिसिन। तो मेडिसिन को बदल दो आप। अब देखिए 6th और 7th हाउस दोनों क्या हैं? अभी देखा आपने यहाँ पर 6th और 7th हाउस दोनों डिसीज के हैं, these two। और वो कहता है कि अगर 6th एंड 7th हाउस दोनों अगर बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो इसका मतलब यह है कि जो उसको मेडिसिन दी जा रही है, जो डॉक्टर उसको देख रहा है, दैट डॉक्टर विल बी एबल टू क्योर द पेशेंट, और द पेशेंट विल बी क्योर्ड बाय टेकिंग मेडिसिन। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको लेके जो है वो उसका ठीक हो जाएगा। और अगर 6th और 7th हाउस ही मेलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो इसका मतलब यह है कि जो बीमारी है दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। बीमारी ठीक नहीं होगी, इसका मतलब बीमारी और बढ़ रही है। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द बेस्ट मेडिसिन द पेशेंट विल नॉट गेट क्योर्ड। तो अगर 6th और 7th हाउसेस अगर बेनिफिक मेलिफिक प्लैनेट का अगर एसोसिएशन है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कई बार होता है कि हम एक पर्टिकुलर कोई बीमारी होती है तो इवन ट्रीटमेंट के बाद भी जो है वो और खराब होती चली जाती है और आगे जो है वो वर्स कंडीशन हो जाती है। जैसे कैंसर वगैरह केसेस में होती है कि आप जो भी मेडिसिन लेते हैं बट पोजीशन और भी दिन प्रतिदिन खराब होती चली जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है। अगर एक का एसोसिएशन बेनिफिक से हो और एक का मेलिफिक से हो तो चांसेस कम है कि फिर तो यह है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट उसमें हम ये कह सकते हैं कि टाइम लग सकता है उसमें जो है ठीक ठाक होने में जो है, बट सिचुएशन विल नॉट गेट वर्स एज इफ बोथ आर एसोसिएटेड विद द मेलिफिक प्लैनेट्स 6 और 7। अगर लग्न मेलिफिक हो और 10th हाउस बेनिफिक हो तब क्या करें हम? देखिए लग्न अगर मेलिफिक है, देखिए आप क्या कह रहे हैं, लग्न बेनिफिक है या मेलिफिक? लग्न मेलिफिक है और तो फिर तो डॉक्टर ही इलाज नहीं कर पा रहा, तो वो तो डॉक्टर तो बदलना जरूरी है। बट 4th हाउस अगर 4th हाउस 10th हाउस को नहीं देखेंगे फिर? है जी, 10th हाउस मेलिफिक है या बेनिफिक है वो मैटर नहीं करता। फिर मैटर नहीं करता। जब हमने कह दिया कि डॉक्टर को बदलना, मान लीजिए डॉक्टर ठीक है, 1st हाउस इज ओके, लेकिन 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, 4th हाउस के ऊपर मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तब हम डॉक्टर को कह सकते हैं कि अब कुछ आप चेंज करके देखिए या दवाई वगैरह जो है, तो अगर आप चेंज करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। तो उसमें कभी कभी जब हम बात करते हैं डॉक्टर से तो वी कैन सजेस्ट कि दवाई चेंज करने की जरूरत है, कुछ और ट्राई करने की जरूरत है। अंकल आई हैव अ क्वेश्चन, यू नो हमने
जैसे पहले वाले एग्जांपल, थीफ वाले एग्जांपल में देखा कि अगर 7th हाउस इज स्ट्रांग, that means the thief is strong, right? And it's unlikely that he will get caught. इस केस में हम देख रहे हैं कि 6th and 7th house is related to disease. What if the 6th and 7th house are also very strong? So means the disease is very strong. Strong means कि I'm not saying strong. Strong means कि benefic या malefic का influence है उसके ऊपर. अच्छा, तो strength में फिर हमको इसमें we'll have to figure out whether it's benefic, because we didn't look at that in the context. नहीं, देखिए thief is a different thing. That is just a negative thing. यहाँ भी नेगेटिव है, बट यहाँ भी हम वही चीज देख रहे हैं कि अगर हम देखा था वहां पर 7th हाउस में अगर मार्स का प्लेसमेंट होता है तो थीफ पकड़ में नहीं आता. करेक्ट. वैसी ही चीज यहाँ पर है कि अगर 7th और 6th हाउस के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होगा तो बीमारी जो है और आगे कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी, वो ठीक नहीं होगी. और अगर वही बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है तो धीरे धीरे क्योर हो जाएगी जो बीमारी है. Okay, uncle. So in the case of the thief, if there's a benefic planet in the 7th house, is that then likelihood of getting recovered? Correct. उसको फिर रिकवर कर सकते हैं, फिर वो चोर इतना बदमाश नहीं है. Okay, understood. और शरीफ है, फिर वो पकड़ा जाएगा. Now, लग्ना एंड द लग्ना लॉर्ड, दो चीजें हैं यहाँ पर, लग्न और लग्न का लॉर्ड. अगर ये दोनों मूवेबल साइन में हैं, दोनों अगर मूवेबल साइन में है, apart from what we have seen the strength of the first house, but we can also see whether the lagna and the lagna lord, they are in the movable sign, and movable sign means change only. That only means that patient needs change of doctor. So that may also be the reason for suggesting change in the doctor if you find that lagna sign of the lagna and the lord of lagna both are in the movable sign. Now अगर आप देखिए यहाँ पर अगर 6th और 7th हाउस का लॉर्ड, 6th हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th लॉर्ड के साथ इत्साल योग बनाता है, जो भी हमने इत्साल योग की बात की, 6th और 7th हाउस हमारी बीमारी के हाउसेस हैं, 8th हाउस डेथ का हाउस है, 8th हाउस जो है डेथ का हाउस है. तो जब डेथ के हाउस के साथ इत्साल योग बन रहा है बीमारी के हाउस का, इट मीन्स कि जो बीमारी है उसकी वजह से डेथ हो जाएगी. That may result into the death of the person, death of the patient. ये अगर 6th और 7th हाउस के लॉर्ड का अगर 8th हाउस के लॉर्ड के साथ इत्साल योग बन रहा है. फिर है कि अगर मून उपाचे हाउसेस में है, 3, 6, 10, 11, बेनिफिक प्लैनेट्स केंद्र या त्रिकोण में है या 8th हाउस में है, तो वो इंडिकेट करता है कि पेशेंट इज गोइंग टू रिकवर. डेथ नहीं होगी बिकॉज बेनिफिक प्लैनेट्स आर इन द 8th हाउस आल्सो, तो वो भी एक रिकवरी को इंडिकेट करता है. दूसरा ये है कि लग्न और लग्न का लॉर्ड, देखिए लग्न तो हमेशा जो भी हॉररी होगा, लग्न प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब भी हम किसी भी तरह के क्वेश्चन का जवाब देंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप देखेंगे कि अगर लग्न स्ट्रॉन्ग है, दे आर 80-90% चांसेस ऑफ आंसरिंग इन अफर्मेटिव एक्चुअली. तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर लग्न और लग्न का लॉर्ड जब क्वेश्चन पूछने के टाइम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, दैट इंडिकेट द पेशेंट विल गेट क्योर्ड. वो उसका अफर्मेटिव में आप आंसर दे सकते हैं अगर लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस. किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा और अगर लग्न आप देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब वो काम हो जाता है. देन अगेन मून की इंपॉर्टेंस, अगर मून ओन साइन में है and moon is making itsal with other benefic planets, moon is making itsal yog with other benefic planet, so that also indicates that the patient will get cured actually. तो ये चीजें हैं, we will still continue, there are some other things also, so वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. then we will try to answer all the questions about the patient, the disease. पर दो ही चीजें हैं जो कि एक हम अलग तरह से आंसर देते हैं, बट बाकी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए देखेंगे. वी यूज द नॉर्मल मेथड ऑफ असेसिंग अ पर्टिकुलर हाउस. सो नाउ आई थिंक इट्स योर टर्न. सो in case you want any question, any doubt. Uncle, I don't have a doubt कि बेनिफिक अगर डिजीज के केस में लग्न बेनिफिक है और 10th हाउस मेलेफिक है, तब हम क्या कहेंगे कि डॉक्टर सही ट्रीटमेंट कर रहा है लेकिन जो डिजीज है वो डायग्नोस नहीं हो रही है. करेक्ट.
डिसीज जो है वो डायग्नोस नहीं हो पा रही। डॉक्टर तो ठीक है, बट जो डायग्नोस करने के लिए कुछ और टेस्ट वेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। हाँ नरेश जी, आप बताइए, आप आ गए हैं? Naresh is not there actually because Uncle, आजकल I just have a general question. जी जी. This whole pandemic right now, and the velocity of how it is increasing and the impact it's having in India especially. इसमें आप क्या कहते हैं, आजकल क्या चल रहा है जो it's impacting so? These things cannot be explained with the normal position of planet, and you might have seen since last 1 year, many astrologers have predicted, but nobody could predict correctly. Neither astrologer nor these medical people or nor any other persons actually. तो ये जब मुंडेन इवेंट होती हैं तो इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है एक्चुअली, इस टाइप के इवेंट को। तो ये भी कहना मुश्किल है कि इंडिया में कब स्टेबिलिटी होगी थोड़ी? ये कुछ है कि जो मई के एंड तक ऐसा चलेगा। मई के एंड तक द पोजीशन में गेट वर्स एक्चुअली, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी स्टार्ट ऑफ रिकवरी। थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कुछ कंट्रोल में आएगा। बट दिस इज रियली वेरी वेरी टेरिबल सिचुएशन नाउ, पर्टिकुलरली जून में भी ट्रांजिट ज्यादा अच्छा नहीं है अगर देखें तो। हाँ, वो प्लैनेट वगैरह रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। हाँ, वही चीज। तो जून इस समय जो पोजीशन है मई का मिड और जून का मिड तक तो बहुत वर्स लग रहा है सर, प्लैनेटरी पोजीशन को कंसीडर करें तो। मई मिड से जो एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है मई में जी, और जून में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उनका जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है। तो जनरल जो ओपिनियन है वो यही है कि मई के एंड तक तो सिचुएशन और भी खराब होनी है और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने की पॉसिबिलिटी है। अभी तो खैर बहुत पोजीशन खराब है दिल्ली में, तो आई थिंक देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इवन गेटिंग अ बेड एक्चुअली। तो व्हाट टू टॉक ऑफ ट्रीटमेंट एक्चुअली, इट्स रियली टेरिबल पोजीशन है। सर प्रणाम आपको। हाँ प्रणाम आपको। हाँ, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, आप कहाँ हैं? वो असल में वो है ना, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था म्यूट करने का, कई बार ना ये हो जाता है। हाँ जी सर, ये मई में ग्रहण भी पड़ना है। हाँ, 26 मई के आसपास, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? काफी और भी खराब स्थिति होगी, क्या होगा? मई के एंड तक कहते हैं काफी खराब होगा। हाँ, क्योंकि ग्रहण भी पड़ना है ना। हाँ, बट इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, बट दिस इज द जनरल ओपिनियन एक्चुअली। Sir, just to share with everyone, I am चीजें खराब होंगी। कल एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें। कह रहे हैं वियतनाम में 16 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां एक भी आदमी नहीं मरा कोरोना से। और तंजानिया में तो ये स्थिति है कि अगर कोई वहां मास्क लगाएगा तो उसको पेनल्टी कर देंगे। एक चीज और सुनी, अमेरिका में अगर कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी कोरोना डेथ डिक्लेयर करता है तो उसको तो बहुत इनाम मिलेगा। कुछ बातें नहीं, ये सब देखिए बकवास होता है। जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं 95% आर रॉन्ग एक्चुअली। तो उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ऑल गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अंजलि जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं बस यही शेयर करना चाहती थी सबके साथ। आई एम डाउन विद कोविड सिंस लास्ट 3 days, बट आई एम नॉट मिसिंग माय एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। वाओ अंजलि जी, प्लीज रिकवर क्विकली। जल्दी ठीक हो जाइए आप। वी ऑल विश बिल्कुल जल्दी रिकवर करिए, फास्ट रिकवरी एक्चुअली। मैडम Thank you everyone. I'm doing better, much better today. There is no fever. I did some yoga also, so that was very helpful. There is a positive indication, yeah. Yes sir. And one thing, sir, जो वो back on your stomach लेट के और chest के नीचे pillow रख के जो breathing है, that is very very helpful. I personally realized it. So I think everyone should try to do it. ये ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर जाता है क्या उससे? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सडनली लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ गई है। मतलब यू फील द डिफरेंस। कभी भी सीधा नहीं लेटना चाहिए, कमर के बल नहीं लेटना चाहिए, वो नुकसानदायक होता है बहुत। एंड कीप 1 or 2 pillows under the chest, 1 pillow under your head and 1 pillow under your legs, and then you breathe, lie down on your stomach। तो बहुत फर्क पड़ता है उससे। ओके।
अंजलि जी, थैंक यू, विश यू वेरी क्विक रिकवरी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा सर, मैंने एक चीज मैं ये सुनी, पूछना चाह रही थी कि मतलब ये काफी हद तक सही रहेगा कि मतलब मई और जून में स्थिति क्रिटिकल ही रहेगी? नहीं, ये तो ऐसी प्रेडिक्शन है, बट नोबडी कैन बी श्योर एक्चुअली। जो इन चीजों के ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बिकॉज़ दे डिपेंड ऑन सो मेनी। थोड़ा सा इसलिए पूछ रही थी कि हस्बैंड और बेटा दोनों ही बाहर हैं, तो उनका क्या मई और जून में सिचुएशन क्रिटिकल रहेगी, कैसे रहेगी? नहीं, बट ये इंडिया के वो हाँ, एक लखनऊ है, एक कानपुर है, दोनों की जॉब है, तो अलग। बट अभी तो somehow we should have to save ourselves because situation तो बहुत खराब है। Actually, the biggest thing is the issue is now about oxygen. और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन प्लांट से तो आ जाएगा, पर सबसे बड़ी शॉर्टेज हो गई है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कि बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए और सिलेंडर्स चाहिए, वो शॉर्टफॉल में है। तो अभी 3 हफ्ते प्रॉब्लम है भावना, जो एडमिट है हॉस्पिटल में लोग, बट क्वेश्चन इज कि वंस यू आर डाउन एंड यू नीड एडमिशन, there is no possibility of getting a bed in any hospital in Delhi. There is no possibility. Yeah. डबल लोग वहाँ पे भी हैं, और अब ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई है। तो ये दिक्कत बहुत, अभी 3 हफ्ते कहते हैं अंकल, थोड़ा रिजॉल्व होने में लगेगी, क्योंकि अगर घर में ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाएगी तो पीपल डोंट नीड टू गो टू द हॉस्पिटल्स। सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। अभी ये जो थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मैकिंजी वाले लोगों के और इन्वेस्टर्स के, तो वो कह रहे थे कि they're bringing all these the big containers from Dubai and other parts of Middle East. So सारे oil tankers वाली चीजें हैं ना, वो आ रही हैं अब। But you can't airlift filled oxygen. तो empty आएंगे, फिर हमारे इंडिया के plants में जाके fill होके फिर distribute होगा। So it will take time actually. It will take time. उसमें time भी अगले 4 weeks are critical, they're saying, for India. 4 weeks में तो बड़ा मुश्किल है। ये स्टील प्लांट में अनलिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, इतनी ज्यादा इनके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑल आर इन ईस्टर्न इंडिया मोस्टली। तो हमारे all in the eastern region actually, correct. So अभी ये best of luck to everybody in India. You must stay very safe. I think we should all stay safe actually. Yes. और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े वही बेटर है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है तो इट मींस इट इज ऑलरेडी अफेक्टेड योर लंग एक्चुअली। लंग, या। सर मुझे डाउट्स है। जी। लास्ट वीक जब आपने क्लास ली थी, उसमें आपने प्लैनेटरी वॉर के बारे में कहा था कि 2 प्लैनेट सन और मून को छोड़ के जब बहुत क्लोज होते हैं तो वो उनमें प्लैनेटरी वॉर होती है। राइट। तो मुझे यहाँ पे ये कंसर्न है कि अगर वो फ्रेंडली हो तब भी उनमें प्लैनेटरी वॉर होगी? हाँ, दोनों में, फ्रेंडली हो कैसा भी हो, सन और मून नहीं होने चाहिए। सन मून के अलावा कोई भी प्लैनेटरी वॉर का मतलब ये नहीं है। ओनली थिंग इज कि व्हेन दे आर वेरी क्लोज, सो वन इज गेनिंग सम स्ट्रेंथ, वन इज लूजिंग सम स्ट्रेंथ, so that is only regarding to the strength of those two planets. ऐसा नहीं कोई वैसे कोई नुकसान हो रहा हो, but only thing is कि because they're very close, so some effect goes to one planet, some effect goes to the another planet. तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है, और कोई उसका ऐसा कोई नहीं एडवर्स कुछ नहीं होता उसमें कि प्लैनेट खराब हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। ओनली थिंग इट चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ दोस टू प्लैनेट्स। ओके। और एक आपने ये भी बोला था, ऑब्जेक्ट्स में नॉट बी रियलाइज्ड में, कि जिस प्लैनेट की डिग्री लेस होती है वो विनर होता है, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वो लूज कर जाता है, राइट? हाँ, तो जैसे हम लोग नॉर्मल प्लैनेट की डिग्री जब देखते हैं तो हम लोग बाल अवस्था और मृत अवस्था की डिग्री देखते हैं, जैसे 0 to 5। देखिए, जब हम लोग शटबल कैलकुलेट करते हैं, और शटबल हमने अल्टीमेटली शटबल ही देखना शुरू किया था, और जब शटबल आपके पास है तो फिर आपको डिग्री विग्री देखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द शटबल। ऑल दीज फैक्टर्स हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, इवन द युद्ध बल आल्सो, प्लैनेटरी वॉर आल्सो। तो फिर अगर आपके पास शटबल है, फिर इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। दीज थिंग्स विल नॉट मैटर एक्चुअली। ओके। अच्छा, एक जनरल कॉमन सर, एक 6-8 जो पोजीशन रहती है उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। किसका? प्लैनेट्स की 6-8 पोजीशन, 6-8। जब 2 प्लैनेट आपस में 6-8 पोजीशन में होते हैं, तो जैसे जब दशा चल रही है, मान लीजिए 2 प्लैनेट की, 2 प्लैनेट हैं और जो उनकी जो मेन एंड द सब प्लैनेट हैं, जो दशा चल रही है, उनकी जो आपस में पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में 6-8 पोजीशन है। देखिए, 6 इज बेसिकली हेल्थ एंड 8 इज डेथ एक्चुअली।
तो ये जब 6-8 की दशा चलती है तो पर्सन इज लाइकली टू सफर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम, बैड हेल्थ एक्चुअली। ऐसे ही जब जो प्लैनेट आपस में 2-12 होते हैं और उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर इट्स अ गुड और बैड, बट ऑलवेज यू विल हैव सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो ये 2-12 और 6-8 में ये नुकसान होता है कि 2-12 अगर हैं आपस में तो फाइनेंसिस को अफेक्ट करता है, और अगर 6-8 पोजीशन है तो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो बाकी जो नॉर्मल रिजल्ट के अलावा आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। और इसमें रेमेडीज क्या हो सकती हैं सर, क्योंकि काफी ज्यादा ये मैंने देखा है कि इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो ये प्लैनेट जो इन्वॉल्व है उन्हीं की रेमेडी करिए। ओके ओके, सो दैट उनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो 2 प्लैनेट्स हैं तो सर किसको क्या मान के चलें इसमें हम, कि किसकी रेमेडी करें और किसकी ना करें? देखिए, जब हमने कहा था कि जब 2 प्लैनेट मेन एंड द सब हैं तो जो रिजल्ट आपको मिलते हैं एक प्लैनेट के मिलते हैं, आइदर मेन पीरियड प्लैनेट और द सब पीरियड प्लैनेट। राइट। और जो भी स्ट्रांग होता है उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जो स्ट्रांग प्लैनेट है इन दोनों में से उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, तो उसकी रेमेडी करिए आप। इवन अगर वो बेनिफिशियल है तब भी सर हमारे लिए? हाँ, योग कारक है, अगर योग कारक हाँ, है वो प्लैनेट, तो उसकी थोड़ा पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि योग कारक है तो पूजा कीजिए, अदरवाइज दान दीजिए। करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मंत्र वगैरह का जाप करना नहीं होता है कि मतलब जिसकी महादशा चल रही है और उसमें जो अंतरदशा है, अंतरदशा वाले का इफेक्ट ज्यादा आएगा 6-8 में? नहीं, ये होता है कि जो महादशा और अंतरदशा के 2 प्लैनेट हैं उसमें से रिजल्ट आपको एक प्लैनेट का मिलता है, दोनों के नहीं मिलते कभी भी जो है। तो जो भी प्लैनेट उसमें से स्ट्रांग होता है, दोनों में से स्ट्रॉन्गर जो प्लैनेट है उसके रिजल्ट आपको प्रीडोमिनेंटली उसी प्लैनेट के मिलते हैं। और इसमें जो वर्षफल कुंडली बनाते हैं सर, उसमें 6-8 है अगर तो सेम मान के चलें? नहीं, उसमें अलग चीजें हैं, वो डिस्कस करेंगे। वर्षफल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट लाइक हॉररी, इट्स मोर डिफिकल्ट एक्चुअली। उसमें कॉम्बिनेशन यही बन रहा है तो उसमें अलग ही कंसीडर करके चलेंगे। हाँ, वो जो दशा उसमें भी विंशोत्तरी दशा नहीं होती, उसमें जो दशा हम शॉर्ट कर देते हैं, 1 साल की दशा कर देते हैं 120 ईयर्स की जगह जो। हाँ सर, अभी आप वो जो शेड्यूल बता रहे थे प्लैनेटरी वॉर में, जरा एक बार उसे दोबारा बताएंगे? देखिए, जो हमने यहाँ देखा था, ये देख रहे हैं आप, शेड्यूल निकाला हुआ है हर प्लैनेट का जी। और 6 तरह के बल होते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है स्थान बल। स्थान बल को कहते हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ, कि उस प्लैनेट की पोजीशन जोडियक में क्या है, तो उसमें हम स्थान बल बोलते हैं। सेकंड इज द दिग्बल। दिग्बल इज द डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, कि किस डायरेक्शन में है। कुछ प्लैनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रांग होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वीक होते हैं। फिर है काल बल। काल बल मतलब टेम्पोरल स्ट्रेंथ। तो इस काल बल में वी कंसिडर 9 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज युद्ध बल, व्हाट यू आर टॉकिंग। तो वो हम काल बल में कंसिडर कर लेते हैं। इसमें 9 तरह की स्ट्रेंथ है। नतोन्नत बल है, पक्ष बल है, वर्षादीपा बल है, मास बल है, होरा बल है, वार बल है, आयन बल है और लास्ट में युद्ध बल है, और एक त्रिभाग बल। 9 तरह की स्ट्रेंथ होती है। तो वो इसमें आ गया काल बल में। जो युद्ध बल है उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ में फर्क पड़ा, दैट इज कंसिडर्ड हियर इन द काल बल। देन वी हैव चेष्टा बल। चेष्टा बल इज बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेशन ऑफ द प्लैनेट। रेट्रोग्रेशन होने की वजह से जो बल मिलता है, that we consider here. The next is the Nasargic bal. Nasargic is a permanent strength, that is because of the brightness of the planet. It doesn't depend on the position of planet in the birth chart. So this is permanent, there is no change, it doesn't depend on the position. And last is the Drik bal. Drik means the strength of the aspect. तो अगर planet के ऊपर benefic का planet का aspect है तो उसकी strength बढ़ जाएगी, और malefic का अगर aspect है तो उसकी strength कम हो जाएगी। तो एवरीथिंग वी कैलकुलेट इन दिस 6 टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको कि हम शेड्यूल बोलते हैं, एंड दिस इज द शेड्यूल ऑफ ईच प्लैनेट। ये जो है सर, जैसे इसमें द्रिक बल में माइनस लग रहा है तो ये मतलब, हाँ, इसका मतलब मेलेफिक का एसोसिएशन ज्यादा है उसके ऊपर। माइनस ये इंडिकेट करता है कि इनके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, क्योंकि जो बेनिफिक का एसोसिएशन होता है दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, और मेलेफिक का जो एसोसिएशन होता है दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट। अनिल जी सर, मैक्सिमम पॉइंट तो स्थान और काल के ही है। हाँ जी, मैक्सिमम पॉइंट तो स्थान और काल ही दे रहा है। चांस की बात है इसमें,
बट इन डिफरेंट horoscope में बी पॉजिटिव आल्सो, सम प्लैनेट में हमें पॉजिटिव, बट यहाँ पर देखिए ज्यादातर नेगेटिव ही है। तो इसका मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन सच अ वे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस ज्यादा है उनके ऊपर जो है। अनिल जी, हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनरली इसमें शत बल में मैक्सिमम पॉइंट स्थान और काल ही देता है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ द स्थान बल कह रहे हैं सर, इंपॉर्टेंस स्थान बल की सबसे ज्यादा है। और सेकंड नंबर काल की स्ट्रेंथ में, जो काल बल में हम 9 तरह की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो नेचुरली जब 9 तरह की स्ट्रेंथ है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक 60 होती है, तो इसलिए उसकी जो वेटेज है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि 9 तरह की स्ट्रेंथ है। ऐसे स्थान बल में भी हम 5 तरह की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए उसका भी वेटेज ज्यादा हो जाता है। बाकी में तो सब एक एक तरह की स्ट्रेंथ है। दिग्बल है तो एक ही है, चेष्टा बल है तो एक ही है, नैसर्गिक बल है वो तो फिक्स्ड है, और दृक बल भी एक ही है। तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ जो कंसिडरेशन है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को ज्यादा वेटेज मिलता है। सर जैसे काल बल में वो जो प्लेनेटरी वार वाली स्थिति भी, वार की बल भी मिलते हैं। हाँ, इसमें इंक्लूड हो गया जो ये आया, इसमें वो सब इंक्लूड हो गया। मैंने कहा 9 तरह की स्ट्रेंथ होती है काल बल में। नहीं सर, वो तो सही है, जैसे 2 प्लेनेट बिल्कुल 1 डिग्री के फर्क में है, और तो फिर हम ये काल बल देखें कि उसमें कौन सा मतलब पावरफुल रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा या नहीं, काल बल में हमने वो कंसिडर कर लिया कि कौन विनर है कौन लूजर है, किसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई किसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, वो दैट वी ऑलरेडी कंसिडर्ड हियर। ज्यादा है सर उसकी बढ़ गई। हाँ जी, जिसके पॉइंट ज्यादा है काल बल में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। नहीं, जिसकी डिग्री कम है, जिस प्लैनेट की डिग्री कम है वो विनर है, तो उसको कुछ एडिशनल स्ट्रेंथ मिली, और जिस प्लैनेट की डिग्री ज्यादा है दैट प्लैनेट इज ए लूजर, तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो वो यहाँ पर अकाउंट फॉर हो जाता है उसका काल बल में दैट इज अकाउंटेड फॉर। तो इसलिए वो सब इसमें आ गया ऑलरेडी जो है। तो आपको अब कुछ नहीं देखना अलग से कि युद्ध बल है या नहीं है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। दैट इन्फ्लुएंस हैज बीन अकाउंटेड फॉर व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस स्ट्रेंथ। ठीक है, थैंक यू अनिल जी। चलिए, हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग कोई भी प्लैनेट देख के हम रिंग मतलब उसको स्टोन के लिए हम एडवाइस दे देते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ का, फर्स्ट, फिफ्थ और 9th का, बट कभी भी हमने राहु और केतु का नहीं देखा कि राहु और केतु को अगर हमें स्टोन पहनाना हो तो हम क्या देख के पहना है, क्योंकि हम कितने बार लोगों के हाथ में देखते हैं गोमेद पहने हुए होते हैं। देखिए ये तो हमने हम देखा कैसे था, फिर हमने देखा था कि राहु केतु के अपने इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, राहु केतु के अपने इफेक्ट नहीं होते हैं, ये जिन प्लैनेट के साथ उनका एसोसिएशन होता है। पहली चीज तो ये है कि जिन प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है और जिन प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो इनको हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा उसके रिजल्ट देगा आपको, राइट। और अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट साथ में नहीं है या कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है, तब वी हैव टू सी द लॉर्ड ऑफ द साइन इन विच दे आर प्लेस्ड, तो उस साइन के लॉर्ड के रिजल्ट आपको देगा। तो हमें ये पता लग जाता है कि राहु केतु के रिजल्ट आपको कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि अपने रिजल्ट तो है नहीं उनके, तो रिजल्ट हमें कैसे मिलने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो देन यू कैन वियर दैट गोमेद। और साइंटिफिकली सर दूसरा रीजन ये बताते हैं कि जब वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में उसका मैग्नेटिक फील्ड कोई नहीं है, सेकंड उसमें से एमिशन कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई उसका स्टोन पहनना कुछ साइंटिफिकली तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो ना हो, बट लोग पहनते हैं, जस्ट आई डोंट नो व्हाई। हाँ, गोमेद तो फिर भी डालते हैं, कैट आई का तो फिर भी कम है, गोमेद तो काफी लोग, कैट आई भी बहुत लोग पहनते हैं, कोई कभी-कभी जो। सर ये गोमेद और लाजव्रत में से कौन सा ज्यादा बेटर रहता है? गोमेद और लाजव्रत। लाजव्रत सब्स्टिट्यूट स्टोन आई थिंक। राजेश जी बताइए। सर मेरे हिसाब से तो गोमेद इज बेस्ट, क्योंकि गोमेद बहुत हाई वैल्यू नहीं है, the original stone, but लाजव्रत I think is a substitute stone actually. Yes sir, yes sir. Yeah. चलिए, okay then, thank you so much. Thanks a lot sir. Pranam sir. Thank you sir. Good night. Pranam sir. Pranam आपको. Pranam.